चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखे लिक्विडेशन। दुनिया में अगर सबसे आसान चैप्टर बना तो कौन सा बना बच्चों, जल्दी बताएं। लिक्विडेशन। मतलब इससे आसान कुछ है नहीं। लिक्विडेट करना, बर्बाद कर देनी है आपको कंपनी को, और आपको जाके उसका सेटलमेंट करना है, और आप सीक्वेंस ऑलरेडी आपको पता है। अब हमें करना क्या है, पहले एक कच्चा फॉर्मेट देखें। कोई नोट डाउन नहीं करेगा कि फॉर्मेट कैसा, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक कच्चा फॉर्मेट देखें, देखो क्या क्या होने वाला है इस फॉर्मेट में। मैं एक स्टेटमेंट बनाने को बोलूंगा आपको तसल्ली से। मैं बोलूंगा बेटा तुम एक काम करो, आप लोग यानी आप लिक्विडेटर हो, आप एक कंपनी का एसेट्स का हिसाब करोगे पहले कि कौन से एसेट निश्चल के कहां पे रखे हुए हैं, और उन एसेट्स पे कोई गिरवी एसेट्स तो नहीं रखा हुआ हमने, यानी वो एसेट्स कौन से हैं जो फ्री हैं, और वो एसेट्स कौन से हैं जिनमें हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखवा रखा है। यानी कि कभी कभार होता है ना, हमारे पास एक लैंड पड़ा है लेकिन वो हमने गिरवी रखवा रखी है बैंक को, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है। तो आप लोग हिसाब किताब करोगे इस चैप्टर में। अभी एक कच्चा फॉर्मेट देखें। आप मान लो उन एसेट्स को पहले लिखना पसंद करोगे जिनको आपने प्लेज्ड नहीं करवा रखा, यानी आप लिखोगे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। कुछ नहीं लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, अभी मजे करने से। मैं अभी फॉर्मेट एग्जैक्ट वैसे ही लिखवाऊंगा जैसा है फॉर्मेट बुक्स में। आप उन एसेट्स को पहले लिखना पसंद करोगे जिन एसेट्स को आपने स्पेसिफिकली प्लेज नहीं करा रखा, यानी कि ये फ्री है, बढ़िया करके, कोई दिक्कत की बात इनमें नहीं है। सर कौन कौन से हो सकते हैं? कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, बहुत सा फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एसेट्स तो एसेट्स है। सिर्फ एक एसेट का नाम आपको याद रखना है ढंग से, जो आप लिखना भूल जाएंगे। कॉल सिनेरियोस, इसको लिखना बच्चे आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये भी हमें एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएगा। कॉल सिनेरियोस का मतलब क्या होता है आपको पता है? कॉल सिनेरियोस क्या होता है कि सर जो पैसा शेयर होल्डर्स ने अभी दिया नहीं है तो हमने एज अ एसेट मान के उसे डेबिट कर रखा है कि देंगे, फ्यूचर में देंगे, तो वो भी इधर आता है। ठीक है, फिर आप हिसाब लगाते हो कि यार अब उन एसेट्स की बातचीत चल जाए, कुछ को नोट डाउन नहीं करेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा जब मैं असली फॉर्मेट करवाऊंगा। तो आप उन एसेट्स की बातचीत करेंगे, यानी कि एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, उनकी भी बातचीत करोगे, उनका नाम लिखोगे, सर कौन से एसेट हैं, ये एसेट किस लायबिलिटी के प्रति प्लेज रखवा रखे हैं वो भी लिखोगे। लिखना चाहिए कि लिखना चाहिए आप बताओ। इन एसेट्स की एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है वो भी तो लिखोगे। आप क्यों लिखोगे बताओ जरा, कि सर कितने में बिकेगा ये एसेट, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। फिर आप देखोगे अच्छा ये इतने में बिकेगा और इस लायबिलिटी का भुगतान जितना भी करना है उसको एक अलग कॉलम बना दोगे पेबल, कि इस लायबिलिटी की पेबल वैल्यू कितनी है वो यहां लिख दोगे। मतलब आप नटशेल में मैं आपको बोलूं, यहां पे आप क्या लिखने वाले हो, उन एसेट्स के बारे में लिखने वाले हो जो गिरवी रखवा रखे हैं आपने। कोई दिक्कत की बात है आपको यहां पे बता दूं, सर किस लायबिलिटी के प्रति गिरवी है वो लायबिलिटी का नाम भी लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात होगी। दोनों को फिर हमने आउटर कॉलम में लिखा। उन एसेट से कितना पैसा आएगा जो एसेट्स फ्री फंड के हैं, फ्री फंड के मतलब उनमें कोई गिरवी रखवा रखी चीज है। उन एसेट से कितना पैसा आएगा जो एसेट्स हमने गिरवी रखवा रखे हैं। टोटल मारेंगे कि नहीं मारेंगे? ये क्या आ गया हमारा बताएं, टोटल पैसा जितना हम एक्सपेक्टेड है रिसीव करेंगे, टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास, बैलेंस जितना पड़ा हुआ। यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों के? बताएं। फिर पता है पूर्वजों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो उन्होंने बोला कि यार ये जो आपने एसेट्स यहां लिखे और ये जो आपने एसेट्स यहां लिखे, इनका ना एक समरी यहां दे दो कि कुछ नहीं लिखना, प्लीज कुछ मत लिखना बच्चे, मैं लिखवा रहा हूं फॉर्मेट अभी। उनकी समरी भी यहां बता दो कि उन एसेट से कितना पैसा आएगा, ध्यान रखें, उन एसेट से कितना पैसा आएगा जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। कितना पैसा आया उसको यहां लिख दो, समरी लिख दो इसकी, आउटर कॉलम में मत लिखो, अब इसी चीज की समरी लिखो। और यह भी बताओ कि एसेट्स जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड है उनसे कितना पैसा आया, टोटल मार दो। ये समरी होगी, ये टोटल का आउटर कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। यानी हमें ये समरी लिखनी पड़ेगी कि उनसे कितना पैसा आया जो फ्री वाले एसेट्स थे और उनसे कितना पैसा आया जो फ्री वाले एसेट्स नहीं थे। आया कितना, ग्रॉस अमाउंट कितना आया, उससे लायबिलिटी का भुगतान हुआ वो नहीं देना, हमें सिर्फ ग्रॉस अमाउंट लिखना है, यानी इन एसेट से कितना पैसा हमारे पास आया। यहां तक बात समझ आ गई। टोटल पैसा इकट्ठा कर लिया आपने, कहां लिखा होगा, यहां लिखा होगा। इन पैसे का क्या करोगे आप बताओ, मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे बैठे हो, आप क्या करोगे? सर भुगतान करोगे।
यानी ये फॉर्मेट सर आप नीचे तक भी बनवाने वाले हो, यस और नो? अब लायबिलिटी का भुगतान कैसे कैसे होगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले भुगतान किया जाएगा उन लायबिलिटी का जिस पे फिक्स चार्ज हो रखा है। फिक्स चार्ज हो रखा है मतलब उन लायबिलिटी को सिक्योर्ड कर रखा है बाय फिक्स चार्ज से। फिक्स चार्ज से मतलब किसी एक पर्टिकुलर एसेट को गिरवी रखवा रखा है उन लायबिलिटी के प्रति। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिसोल्यूशन चैप्टर किया आपने बच्चों, बात समझ में आ रही? मैं लिखवा दूंगा ये सारी बातें, आप घबराएं ना, एक एक चीज फॉर्मेट के हिसाब से चलेगी। यानी कि सर सबसे पहले पैसा पे करना चाहिए लायबिलिटी जो कौन सी वाली है? फिक्स चार्ज वाली लायबिलिटी है। और पता है उनका पैसा हम नील पे करेंगे। सर नील क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि वेरी गुड, फॉर्मेट ऐसा दिया गया है कि उन लायबिलिटी का भुगतान यहीं पे हो जाता है। क्या लिखा था, नहीं लिखा था? यहाँ पे वो एसेट्स लिखे थे जो स्पेसिफिकली प्लेज थे, यहाँ पे वो लायबिलिटी लिखी थी जो इस प्लेज वाले एसेट से प्रतीक थी, और यहाँ पे उनकी पेबल वैल्यू लिखनी थी। यहाँ पे तो पेमेंट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ऑलवेज क्या फिगर आएगा, जल्दी बताएं? नील फिगर आएगा। अभी सिर्फ कच्चा खाता देख रहे हैं, फ्री माइंड होके पढ़े, वो रटना नहीं है अभी फिलहाल, आपको रटने का मौका भी दूंगा मैं, अभी रटना नहीं, अभी फ्री माइंड होके पढ़े चैप्टर, ताकि रटने में फिर मजा आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक तो मुझे बताओ। यानी कि सर लायबिलिटी सबसे पहले भुगतान किसका होता है, ये याद करना आपको, जो फिक्स चार्ज वाली होती है, जिनका भुगतान हमेशा क्या होगा? नील होगा। अब उसके माइंड में एक डाउट आ रहा है, वो डाउट हम देखेंगे बाद में। अगर और मगर की बातचीत चल रही है, वो मुझे पता है अगर और मगर की बातचीत क्या हो सकती है कि सर अगर पूरा भुगतान ना हो पाया हो ऊपर तो नीचे क्या भुगतान आएगा, वो सारी चीजें देखेंगे। अभी मैं क्या मानूंगा, ऑलवेज क्या होगा, ये नील फिगर होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब पता है, अब उन लायबिलिटी का भुगतान किया गया जो गरीब लोग। गरीब लोग कौन है मेरे बच्चों? यहां पे हमारे यहां पे हरी जी चाय बनाते हैं, मैं नहीं कह रहा वो गरीब है, लेकिन वो जो चाय बनाने वाला इंसान है, उस इंसान का पैसा सबसे ज्यादा नीडी पैसा है उस इंसान के लिए जो बंदा वो चाय बना रहा है। सुन रहे हो तुम? यानी कि सर आप उन्हें एक प्रेफरेंशियल राइट दोगे कि यार तुम पैसा पहले ले लो हमसे। लॉ भी यही बना कि गरीबों का पहले पैसा लौटाया जाए। 7,000 8,000 में जो जॉब कर रहा है बेचारा, उसका पैसा पहले लौटाया जाए, अगर आउटस्टैंडिंग बचा है तो। बात समझ में आ रही है आपकी? यानी कि सबसे पहले तो फिक्स वाली लायबिलिटी का भुगतान हो गया, उसके बाद किनका भुगतान हुआ? गरीबों का भुगतान हो गया। गरीबों को नाम दे दूं मेरे बच्चे? मैं गरीबों को मैं नाम देने वाला हूं, क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। रट्टाफिकेशन की जरूरत तो नहीं ना बच्चे इसमें, बताओ भाई? होना चाहिए गरीबों का। सर पहले क्यों नहीं हुआ? अरे बच्चे पहले तो एक प्रकार से यहां तो नीली आना है, तो अल्टीमेटली गरीबों का पहले ही पैसा दिया जा रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रॉमिस बात समझ में आ गई? सर अब किसका भुगतान करें मेरे बच्चे? अभी भी उन लायबिलिटी का भुगतान होगा जो सिक्योर्ड होंगी। सर अब आप कंफ्यूज कर रहे हो, आपने सिक्योर्ड तो यहां पे कर दी पेमेंट मेरे बच्चे, यहाँ पे जो पेमेंट हुई है वो उन लायबिलिटी की पेमेंट हुई है जिनमें फिक्स्ड वाली सिक्योर्ड थी, कि जो लैंड के प्रति गिरवी रखवाई गई थी लायबिलिटी। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी आएगी मेरे बच्चे? सिक्योर्ड लायबिलिटी, लेकिन कौन सी वाली? फ्लोटिंग वाली। बात समझ में आ गई? सीक्वेंस रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, जब मैं बच्चा था मुझे रटवा दिया गया था सीक्वेंस, लेकिन रटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, लॉजिक की बात है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब किन का पेमेंट होना चाहिए? सिंपल। अरे बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने, किसका? अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। गॉड ब्लेस। यहां तक समझ में आ रही? यानी कि सर सबसे पहले टॉप पे क्या जल्दी बताएं? एसेट्स जो कि फ्री थे, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मजाक मजाक में ये वर्ड हमें लिखने को आएगा, इसलिए मैंने छोटा वर्ड फोकस किया, ANSP। यहां तक समझ में आ रही? मैं फिर बोल रहा हूं, ये चैप्टर पूरा रट्टाफिकेशन का मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि मैं आपको लॉजिक समझा सकूं, अदरवाइज रट्टाफिकेशन है। फिर कौन सी एसेट्स की बातचीत चल रही है? ये हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे पास माल कितना पड़ा है, जरा देखें तो सही, पैसा कितना है हमारे पास, बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा। हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे ये देखो ये पैसा इकट्ठा हो चुका। अब मैं इस पैसे को बांटने जा रहा हूं, तो मैंने बोला सबसे पहले किसको बांटूंगा? वो लायबिलिटी जो पक्की वाली लायबिलिटी है और जिन्होंने एक फिक्स चार्ज कर रखा है। फिर गरीब लोगों को बांटूंगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या बोला मैंने? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और फिर बांटूंगा उन लोगों को जो सिक्योर्ड है लेकिन कोई चार्ज के प्रति सिक्योर्ड नहीं है, फ्लोटिंग चार्ज, मतलब कोई सा भी एसेट उठा के वो ले जाएंगे, ऐसा वाला फ्लोटिंग चार्ज वाला। और फिर मैंने क्या बोला? अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। अब किसको पैसा बांटूंगा? हम कंपनी है बच्चों, कंपनी। सर हमारे फेवरेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा इनको बताओ? इक्विटी से पहले पैसा किसको दिया जाएगा मुझे बताओ? प्रेफरेंस वालों को। जितना पैसा दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दूंगा। उसके बाद किसको पैसा बांटूंगा?
चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया अगर आप इसका लॉजिक समझें। हाँ जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यानी एंड में पैसा किनको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। ये कच्चा फॉर्मेट सीख गए आप लोग, सच से बताएं, बात समझ में आ गई? अब यहां पे या तो नेगेटिव फिगर आएगा या पॉजिटिव फिगर आएगा। सर मतलब पैसा ना हो चाहे हो, मैंने बोला यहां लिख देना, यहां अगर 10 रुपए तो 10 रुपए, यहां अगर 1000 रुपए तो 1000 रुपए, 1000 रुपए कितना, तो यहां पे नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आएगा तो हम बोल देंगे डेफिसिट हो गया, नहीं चुका पाए। पॉजिटिव आएगा तो हम क्या बोल देंगे? सरप्लस हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्लीज अब मैं मजबूर हूं, जैसा फॉर्मेट है मेरे पास हमें वैसा फॉर्मेट रटना पड़ेगा। थोड़ी सी मेरी कोशिश थी कि हम कैसे कैसे इसका भुगतान करेंगे। डन? तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिखें फटाफट से कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड सबसे टॉप पे लिख देंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ जी बच्चे, सरप्लस मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे है, यहाँ पे सारा जितना पैसा इक्विटी को बचता है तो ये सरप्लस रह जाता है। अब इस सरप्लस से हम आगे बनाएंगे, जब मैं तेको सिखाऊंगा कि आप लोग जो हिसाब किताब कर रहे हो ना, कौन हो आप लोग? लिक्विडेटर, इनसे इनका पैसा का भुगतान हुआ जाएगा। जो पैसा है हमारे पास इनका भुगतान होगा, लिक्विडेटर का। आप रेम्यूनरेशन नहीं लोगे अपनी, आप फ्री में किसी कंपनी को बर्बाद करके आ जाओगे, काम तो करोगे। हाँ अब क्या करें? अब उसका पैसा तो फिर अलग से पे किया जाएगा। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले, बच्चों ये कई साल पहले हुआ करता था कि कुछ टीचर्स क्या करते थे, लिक्विडेटर्स का भी पैसा यहीं पे लिखवाते थे। लिक्विडेटर्स का पैसा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आता ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आएगा। मैं पैसा, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, काम नहीं करेंगे, इनका हिसाब मैं अलग से करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिक्विडेटर का पैसा नहीं आएगा। किसी बुक्स में गलती से भी लिखा हो, क्योंकि मेरे बच्चे इस टाइम पे आप लायबिलिटी नहीं हो। जिस टाइम पे आप एक काम कर रहे हो ना, अभी आप ये काम कर रहे हो, अभी आप फर्म की लायबिलिटी नहीं हो। यहां पे किसका भुगतान कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ? लायबिलिटीज का भुगतान कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ दी बुक्स में रेयर चांस होगा कि किसी एक आधी बुक्स में यहां पे दे रखा होगा, गलती से भी मत लेना, पूरा फॉर्मेट गलत हो जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात? आप लिक्विडेटर का पैसा यहां नहीं दे सकते। लिक्विडेटर के पैसे के लिए मैं लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाऊंगा, फाइनल अकाउंट बनवाऊंगा लिक्विडेटर का, वो भी एक टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है? अलग से होगा उसका भुगतान, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं होगा। ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप में से? प्रॉमिस मेरे बच्चों? तो चलिए देखेंगे क्या क्या हिसाब होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। पता है रियलिटी क्या है? ये एक एस्टिमेशन बेसिस पे बन रहा है। सर एस्टिमेशन मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है, इतना होगा हमारे पास, इतना नहीं होगा। एक्चुअल कैश कितना रिसीव किया है उसको मैं लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाऊंगा, वो अगला वाला टॉपिक होगा। अभी फिलहाल किस में फोकस करना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फोकस करना है। और ये एस्टिमेशन बेसिस पे बनती है, एक्चुअल बेसिस पे नहीं बनती। गलती से भी लिक्विडेटर का पैसा आप यहां पे नहीं लिख दूंगी, वैसे तो मैं नोट लिखवा दूंगा। चलिए फिलहाल लिखें फॉर्मेट, आप लिखें लिक्विड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, टॉप पे लिख दें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेरे बच्चों। चलिए लिखें, अपने अपने वीडियो गेम बंद करें, ठीक है? लिखें पर्टिकुलर रुपीज। अच्छा फ्रेश पेज चाहिए मुझे, बिल्कुल एकदम फ्रेश पेज, एकदम फ्रेश पेज अपने रजिस्टर का, मतलब उसमें कुछ नया पेज, हाँ कुछ में पहले से कुछ नहीं लिखा होगा उस पेज में, ठीक है? बिल्कुल हल्का सा एक वर्ड भी नहीं लिखा होगा मेरे लिए, एक वर्ड भी नहीं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, सिंचा लिखें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा ऊपर, ठीक है? आइए क्या हो गया बच्चों? नहीं सही तो कर रही है वो लड़की, सही कर रही है। अच्छा ठीक है, सही कर रही है। लिखें, झगड़ा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते बच्चों। एसेट्स झगड़ा नहीं करते। नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तुम्हारे बच्चों? समझना ही नहीं है सर, फॉर्मेट रटना है हमें। इसको क्या बोलते हैं बच्चों में भूल गया? क्या बोलते हैं बच्चों में भूल गया? यहां पे लिखें एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ERV।
यहां पे हम ERV लिखेंगे और फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, इससे आसान तरीका नहीं है फॉर्मेट बनाने का। ठीक है यहां तक? फिर लिखें फटाफट से एसेट्स के नाम। क्या क्या हो सकता है बच्चों? सर बहुत कुछ हो सकता है, कुछ चुनिंदा एसेट्स के मैं नाम लिखवा रहा हूं। कैश इन हैंड, फिर लिखें कैश एट बैंक, फिर लिखें बच्चों फर्नीचर बिल्डिंग, और जो बच्चे नाम भूल जाते हैं कॉल्स इन एरियाज। ठीक है, यहां पे हम लिखा करेंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, जितना भी हमें अंदाजन लगता है कि इनको बीच के इतना पैसा आएगा, और फिर हम आउटर कॉलम में इसको लिख दिया करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? प्रॉमिस? अब क्या था बच्चों जल्दी बताएं, एक लाइन छोड़ें, 2 लाइन छोड़ दें। इनफैक्ट एसेट्स बोले स्पेसिफिकली, तुम्हें तो याद हो गया बच्चों, तुम्हें बड़ी जल्दी याद होता है, फॉर्मेट है, जीनियस है सर हम। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों? गुड। अब देखो फॉर्मेट ये प्लीज बच्चों लिखें यहां पे एसेट्स, इसके नीचे कुछ मत लिखना, इसमें हम क्या लिखेंगे सुन लो, क्या लिखेंगे? जो एसेट्स का नाम है जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड है। फिर लिखेंगे मेरे बच्चों लायबिलिटीज, किस लायबिलिटी के प्रति ये प्लेज्ड है। फिर इस एसेट की ERV यानी कितने में बिकेगा, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। और फिर सर यानी कि वो जो कच्चा फॉर्मेट था वही पक्का था ऑटोमेटिकली? हाँ बच्चे वही पक्का ही फॉर्मेट था, लेकिन मैंने तमीज से नहीं बनाया था वो फॉर्मेट। ठीक है, वो भी पक्का ही था फॉर्मेट, लेकिन तमीज से मैं अब बनवा रहा हूं। तो एसेट्स यहां पे उस एसेट्स का नाम जो एसेट्स है स्पेसिफिकली प्लेज्ड। लायबिलिटीज मान लो बैंक ओडी है, मान लो बैंक लोन है। ERV मतलब वो जो बिल्डिंग है मान लो 15 लाख में बिकेगी तो 15 लाख आएगा। पेबल वैल्यू मतलब जितने पेमेंट करना है। अब या तो इनका पेमेंट सारा हो जाएगा, हो सकता है, या सरप्लस भी बच जाएगा कुछ इनका पेमेंट होने के बाद। अगर सरप्लस आएगा तो मैं कहां लिखूंगा? आउटर कॉलम में लिखूंगा, कुछ मत लिखना तुम लोग, आउटर कॉलम में लिखूंगा। अच्छा, अगर डेफिसिट आ गया ना तो उसके लिए कॉलम यही बन जाएगा, इनर में। डेफिसिट मतलब लायबिलिटी का भुगतान करना, हम रह गए थोड़ा सा 10,000 20,000 रुपए रह गया, ठीक है, तो डेफिसिट लिखेंगे। फिर लिखें फटाफट से, एक काम करें, जो भी एसेट्स हैं उसका ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें। मान लो 2-3 एसेट्स हैं ना, ठीक है बच्चों, सुन रहे हो तुम? इसको स्टार मार्क कर दें, यहां तक ठीक? ठीक है। अगर कुछ सरप्लस बच गया तो मैं सीधा आउटर कॉलम में यहां पे लिख दूंगा, ठीक है बच्चों, बस खत्म। इसको बोल देंगे टोटल। क्या बोल देंगे बच्चों? टोटल। डब्बे में मत करना, बस टोटल यहां पे लिखो। ऑफिसर आपने बोला था पूर्वजों ने जो फॉर्मेट बनाया है इन सब की समरी उसे कहां लिखनी है? यहां पे लिखनी है ना, तो यहां पे लिखे समरी। बच्चों ग्रुप 2 ग्रुप 1 से आसान है, क्योंकि ग्रुप 2 में ज्यादातर चैप्टर फॉर्मेटिकल वाइज है। बैंकिंग पढ़ाया फॉर्मेट, इंश्योरेंस पढ़ाऊंगा उसमें भी फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, लिक्विडेशन पढ़ा रहा हूं उसमें भी फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है यहां तक? ठीक है, लिखें फटाफट से समरी। समरी में क्या बोला था बच्चों मैंने, क्या क्या लिखना है? एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज की वैल्यू। बच्चों ये कहां से पता लगेगी आपको? एसेट्स नॉट स्पेसिफिक प्लेज की वैल्यू कहां से पता लगेगी? यहां से, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर दो। और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज की वैल्यू कहां से पता लगेगी? मैं मान जाऊंगा जिसने बता दिया। सर ये जो हमने डब्बा बनाया है इससे पता लगेगी ERV, क्योंकि समरी बतानी है ना, नेट अमाउंट नहीं बताना, हमें समरी बतानी है कि भाई उनसे इतना पैसा आया और इन लोगों से इतना पैसा आया, तो ये दोनों वैल्यू इधर आ रही है, ये वाली वैल्यू ये है और ये वाली वैल्यू वहां से आ रही है, ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? डन? जल्दी बताएं, रट्टा तो नहीं मार रहे? रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अभी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक। तो आगे लिखें फटाफट से, आगे कंटिन्यू करेंगे इस डायग्राम को।
क्या हो गया बच्चों, मानसिक संतुलन ठीक है? ठीक है। क्या हो गया बच्चों? इधर एक कॉलम बनाया बुक वैल्यू का, निश्चल मानसिक संतुलन ठीक है? निश्चल मानसिक संतुलन ठीक है? अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या बात हो गई? कुछ हो गया, सब ठीक है ना? ठीक है। लायबिलिटीज, बस आप चाहते हैं अगर तो इधर लायबिलिटी ना लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैं लिखवा देता हूं, ठीक है? आइए लिखें फटाफट से, लिखें लायबिलिटीज सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज। यही था ना बच्चों, याद करो। अरे कच्चे फॉर्मेट में यही था। यस सर। ठीक है। लायबिलिटीज सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज, उनकी बुक वैल्यू किधर है, इधर आएगी, लेकिन आउटर कॉलम में क्या आएगा, हमेशा निल आएगा, ठीक है? क्योंकि इनका भुगतान कहां हो चुका होगा, ऊपर। कोई दिक्कत बच्चों? यहां मैंने क्लोज नहीं किया था चीजें, सुन रहे हो तुम? इसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। इनफैक्ट आपको ये लाइन नहीं बनानी तो भी नहीं बना सकते आप, लेकिन बना लिया अगर अच्छा रहता है, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो मुझे बताएं। नेक्स्ट लिखें फटाफट से, क्या था बच्चों, मैं भूल गया। गरीब लोग, तो लिखें पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सर मजा आ जाएगा, एक दो एग्जांपल लिखवा दो ना। लिखो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस और कुछ आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं तो वो, ठीक है? ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, अगर कुछ टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है तो वो, ठीक है? सुनते ही नहीं हो तुम लोग। बुक वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों में, दिखना जरा। बुक वैल्यू, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना? जीनियस हो बच्चों, जीनियस। लिखे फिर बैलेंस, हाँ एक साथ नहीं कर सकते, बार-बार लिखना, बहुत जरूरी है। इसमें भी मैंने मॉडिफिकेशन करा है बच्चों, बहुत कुछ। रियलिटी में तो बहुत धूम मची हुई है, आप इतना करते हैं नंबर फुल मिल जाएंगे। बैलेंस बार बार लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हो तुम? फंस जाओगे, जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में बनाएंगे बच्चों, बोला ना मैंने, नेक्स्ट पेज भी लग सकता है, फ्रेश पेज तो बनाना ही था, नेक्स्ट पेज भी लगेगा। कैसी नर्सरी क्लास की बातें करता है, जगह नहीं है, ठीक है? नहीं, एक में बन ही नहीं सकता, वो कैसे बन जाएगा एक में? लिखे नेक्स्ट। बच्चों में भूल गया, बताएं। अरे कच्चा फॉर्मेट बताया था, निश्चय ही साथ दे रहा है मेरा। लायबिलिटीज वो वाली जिनको लिखे फटाफट से, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, यानी हम पेमेंट कर रहे हैं किनका, इसमें आप लोग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे फॉर्मेट में, प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है दया? मैं क्या करें बच्चे, जैसे हम फॉर्मेट रटते हैं ना, जैसे हम फॉर्मेट बताया था मैंने आपको, इसका लॉजिक दे दिया है। जब आपसे स्कूल्स में फॉर्म भराए जाते हैं तो अपने फॉर्मेट में भराए जाते हैं, ठीक है? चलिए लिखे नेक्स्ट। बच्चों में भूल गया, शट अप दया। हाँ जी त्यागी जी, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। तुम्हें बड़ी जल्दी याद हो गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कंजूसी मत करना, नेक्स्ट पेज में चला जाएगा वो, तो जाने दो उसे नेक्स्ट पेज पे, सुन रहे हो? चलिए लिखे नेक्स्ट। बच्चों में भूल गया, प्रेफरेंशियल क्या बेटा, प्रेफरेंशियल कुछ नहीं, प्रेफरेंशियल ठीक है, ठीक है, ठीक है, झगड़ा करते हैं। पेमेंट टू
प्रेफरेंस शेयर होल्डर, होल्डर इसलिए लिखवाया बच्चों मैंने क्योंकि इनका कोई डिविडेंड वगैरह भी होगा तो वो भी हम इनको भुगतान करेंगे, जो भी बकाया बचा हुआ होगा। ठीक है मेरे बच्चों? बच्चों ठीक है? क्या हो गया बच्चे दया? बच्चों भूल गया मैं, दोबारा लिखें पेमेंट टू, एक काम करें पेमेंट की जगह लिख दें प्लीज, प्लीज मेरे बच्चों, पेड अप, एक वर्ड लिखें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट करना है। पेड अप को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका महत्व बाद में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस में सेम रहती है। बताएं अब क्या क्या आ जाएगा, या तो डेफिसिट या सरप्लस। ठीक है सर, इसका बैलेंस तो ये होगा ना, डेफिशिएंसी होगा या फिर सर इसका बैलेंस तो लिख रहे हैं, इसका, हाँ जी जैसे सब में बैलेंस लिख रहे हैं, पेड अप लिख। अच्छा मैंने लिखा नहीं, इसका हो गया बस, अब लास्ट था ना ये, अब लास्ट था ना बच्चे, अब इसमें बैलेंस थोड़ा लिखूंगा, यहाँ से माइनस करूंगा फिर सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस क्या लिखूंगा, सरप्लस या डेफिसिट। हाँ जी ये नहीं हो रही, ये सब सबकी तो पेमेंट कर दी, अभी बचा हुआ पैसा। अरे सरप्लस मैंने कहा ना, एक स्टेटमेंट है, बताना पड़ेगा सरप्लस पड़ा हमारे पास। आपको क्या लेना देना है कि सरप्लस का हम क्या करेंगे, कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जब आप लिक्विडेशन करेंगे कंपनी का, इस स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेगी एज इट इज, कि भैया सरप्लस बच रहा है या डेफिसिट बच रहा है, क्या हो रहा है, चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी केसेस में डेफिशिएंसी ही आता है बच्चों, नहीं बचता इतना सरप्लस हमारे पास पैसा। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी की हो रही है, खराब स्थिति है कंपनी की, बर्बाद होने वाली, बहुत कम पैसा पड़ा हुआ है। आपको फॉर्मेट ऐसी रखना है, इसके आगे ना आप एक वर्ड लिखेंगे ना कुछ लिखेंगे। मैं लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट जब करवाऊंगा तब उसमें बता दूंगा कि रियलिटी में क्या होता है, ये सिर्फ एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहा है कि पैसा हमारे पास जितना आएगा उस पैसे का हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हम देख रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ अंदाजन देख रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे रियलिटी बेस्ड। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे, और कुछ और क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, प्लीज इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उससे पहले लिखें कुछ नोट्स। नोट नंबर 1, लिखें बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड। बच्चों मैं एसओए बोल दूं, सिंचन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर बिफोर स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। बिफोर क्या बच्चों, लिक्विडेशन। अंदाजन पहले ही हिसाब किताब लगाया जा रहा है। ठीक है, फिर लिखें नेक्स्ट, नोट नंबर 2, इट शोज, लिखें इट शोज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू of assets and estimated payable amount to liabilities। ठीक है, नोट नंबर 3, calls in areas, note number 3, calls in areas are always considered, calls in areas are always considered as ANSP, कैप्स लॉक में लिखना ANSP। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नोट लिखें, वाइल प्रिपेयरिंग एसओए, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, छूट गया किसी को कुछ बच्चों? ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग एसओए
remuneration of liquidator while preparing SOA, remuneration of liquidator is not considered at all because it is not a liability. Because it is not a liability. Because it is not a liability on date of preparing SOA. On date of preparing SOA. ठीक है, सुन रहे हो तुम, कह रहा हूं जो मैं? लिखें नोट नंबर नेक्स्ट. बुक वैल्यू मीन्स total amount payable to liability. Whether appearing in balance sheet or not. Whether appearing in balance sheet or not. ठीक है ना, सुन रहे हो तुम, कह रहा हूं जो मैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. हम आपको मैं 60 सेकेंड दे रहा हूं. आप फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, फटाफट से फॉर्मेट देख लीजिए, पूरा फॉर्मेट. और एक बुक दे दीजिए बच्चों मुझे, जब तक बुक दुआ करना बच्चों कि ये चैप्टर कभी आपको रियल लाइफ में फॉलो ना करना पड़े. बच्चों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट खिलाफ होती है लिक्विडेशन के. आपको पता है जो किंगफिशर्स थी, किंगफिशर एयरलाइंस, उसे बंद करने का नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था, लेकिन उसे रिहेबिलिटेशन में डाला हुआ था कि भाई रीस्ट्रक्चर, इसको लोन दिया जाए, कुछ भी करके इसको बंद ना करा जाए. क्योंकि बच्चों उसके पीछे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत दिक्कत आती है. अगर बंद हो जाती है कंपनी तो कहाँ जाएंगे एम्प्लॉयज़? दिक्कत आई नहीं आई. तो इसीलिए इंडिया में बहुत ख़राब माना जाता है कि लिक्विडेशन ना ही हो. तो अच्छी बात है, उसको कोशिश करो. सत्यम का केस आपने सुना हुआ है. सत्यम जब बर्बाद हो गई थी, तो अगर वो बंद हो जाती तो उसके पीछे लाखों एम्प्लॉयज़ थे जो बर्बाद हो जाते हैं. सुसाइड तो बहुत शेयर होल्डर्स ने किया था, लेकिन फिर महेंद्र सत्यम ने टेकन ओवर किया उसे और फिर चीज़ें बढ़ी. तो इसीलिए इस चैप्टर को बड़ा ही अशुभ चैप्टर माना जाता है, ऐसा मेरा मानना है. तो आप लोगों को तो अपनी फीस से मतलब है, आपको तो बस लिक्विडेट करना है. ठीक है, चलिए ठीक है मेरे बच्चों. आओ बच्चों, करोगे सीए का क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ. एकदम बेसिक क्वेश्चन, सीए में आया था एक क्वेश्चन 1992 में, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे बच्चों. सुन रहे हो तुम? यानी आपके हम पिछले जन्म में जा चुके हैं, 1992 में जा चुके हैं आपके पिछले जन्म में. आइए जरा आइए. अच्छा लगा, आप फॉर्मेट बड़ी जल्दी याद कर लिया आप लोगों ने. आइए, हाँ जी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों में क्या बनाने वाला हूं? SOA. बच्चे कौन बनाता है? पता है, निश्चित बात नहीं करते, गधे बनते अगले जन्म में. फिर सुन रहा है तू? बच्चे में भूल गया क्या लिखता था? मैं भूल गया बच्चों क्या लिखता था? Assets not specifically नहीं
अरे ऋतिक रोशन है, तू करेगा ही करेगा। सिंचैन जल्दी आएगा। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, बस बाद में देखेंगे आप, ठीक है। पूरा फॉर्मेट नहीं बना सकता भाई, बहुत सारे एसेट हो सकते हैं, मैं कैसे बना दूंगा पूरा फॉर्मेट? पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करना पड़ेगा, तो इतना बना के रख दें ताकि शुभ आराम हो जाए आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, हाँ 1 मिनट 50 सेकंड ले लें। चलिए पढ़ूं? अरे क्या कर रहे हो, नो सर आवाज आ रही है। दया गेम खेलता है। एक्स कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू अ लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, ठीक है। मेरे पाँव के नीचे रख दें या तो, या अपनी जेब के अंदर रख दें, ठीक है। एक्स कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू अ वॉलंटरी लिक्विडेशन। बच्चों आज मैंने एक खबर सुनी, एक ब्लू वेल करके गेम है, उसको खेलने से लोग मर रहे हैं, बताओ, सुसाइड कर रहे हैं लोग। टास्क बेस्ड गेम होता है। हाँ टास्क बेस्ड गेम है बच्चों, उसमें एक टास्क पूरा कर लिया तो उसमें एक टास्क ऐसा भी होता है कि अगर आपने टास्क पूरा कर लिया तो अपने हाथ काट दो, और फाइनल टास्क जिसने पूरा कर लिया उसे सुसाइड करनी पड़ेगी। तो एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया आज, कर ली। हाँ 2013 में ये किसी अलग कंट्री में आया था बच्चों गेम, रशिया में आया था, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने सुसाइड करा था इस गेम में। इंडिया में पहली बार सुसाइड किया किसी बच्चे ने इस गेम को खेल के। तो बच्चों ध्यान रखा करो, आप गेमर्स जितने भी हो यहाँ पे, तो ज़्यादा भावुक ना हुआ करें गेमर्स में, ठीक है। भावुक हो जाते हैं आप लोग। अब क्या ऐसे ही होता है बेटा गेम, पता है हमारा इंसानी दिमाग कितना खतरनाक होता है, हम जो उसको सिखा दें, जैसा बना दे वैसा बन जाता है वो। तो प्लीज जितने भी आपके गेमर्स भाई बहन हैं उसको मना करें कि बेटा इतना भावुक नहीं होते, गेम खेला और बस अपने साइड हो गए। चलिए, एक्स कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू अ, बस आइए, जो बात करेगा वो गधा, जो बात करेगा वो गधा बच्चों, जो बात करेगा वो गधा, जो बात करेगा वो गधा। ठीक है, सिंचैन आइए। X company limited went into a voluntary liquidation on 1st of April 2001. The following balances, बस मेरे बच्चों, the following balances are extracted from its books on that date. बच्चों जरा लाइबिलिटी साइड से शुरू करो। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल है 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2,40,000। कोई कॉल सी एरियस तो दिख नहीं रहा बच्चों मुझे, ठीक है। डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। सर हमें फिक्स चार्ज वाला ढूंढने पे पहले अच्छा लगता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, एंड में बैलेंस शीट में एसेट दिख रहे हैं, बस लास्ट का एसेट नहीं होता, वो धोखा है आपकी आंखों का, वो क्या है, लॉस है। प्रॉफिट लॉस दिख रहा है लास्ट में, वो आपका क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। इट्स अ फिक्टिशियस एसेट्स। द फॉलोइंग एसेट्स वैल्यूड एज अंडर, मशीनरी इतने में बिकेगी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इतने में बिकेगा, इन्वेस्टमेंट इतने में बिकेगी, स्टॉक इतने में बिकेगा, डेटर इतने में बिकेगा। फिर आगे अंग्रेजी में एक पैराग्राफ बोल रहा है, द बैंक ओवरड्राफ्ट ऊपर जो दिख रहा था, सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिकली प्लेज्ड वाला एसेट हुआ, यस और नो। गिरवी रखवा रखा बच्चों वो एसेट हमने। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? एक्चुअली पता है रियलिटी क्या होती है, गिरवी का मतलब ये मत समझा करो कि वो लैंड एंड बिल्डिंग उसके पास पड़ी है। होता क्या है, हमारे पास ही होती है और हम लोग बोल देते हैं कि भाई अगर हम बदमाशी करेंगे तो ये लेके चले जाना तुम, ठीक है। तो चलिए, हाँ हाइपोथेटिकेशन, रियलिटी में एक अंग्रेजी वर्ड आएगा हाइपोथेटिकेशन, उसमें बकायदा वो चीज उसके पास होती है, लेकिन हमारे में दोनों में सेम ही मानना है, जो है जैसा है वही मानेंगे। तो फिर ठीक है, द बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, देयर वाज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बता दिया उसने बच्चों खुद। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 है, विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर ऑफ ₹60,000, जो ऊपर अब दिख रहा है आपको, उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। अच्छी बात है, नहीं होने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर होते तो हम अलग से कर लेते। Prepare a statement of affairs to be submitted to the meetings of the members, creditors, ठीक है। हमें एक statement of affairs बनाना है, अंदाजन statement बनानी है कि क्या धूम मचने वाली है हमारी कंपनी में। तो स्टार्ट कर रहे हैं statement of affairs, assets not specifically pledged में। अब बताओ कौन कौन से assets आएंगे? मशीनरी आएगा, सबसे मैं एसेट साइड से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मशीनरी आएगा कि नहीं आएगा? मशीनरी की हमें एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू लिखनी है बच्चों, वो नीचे की बने कितने रुपए, बात समझ में आ रही है? और कौन सा आएगा बच्चों? लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिख लूं? नहीं सर, गलती से भी मत लिख लेना आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी। हम क्या लिख रहे हैं? स्टॉक।
स्टॉक की एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू बताएं। 6000। कोई शक इसमें? फिर स्टॉक हो चुका। डेटर्स की एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू बताएं। मैं बैलेंस शीट से शुरू कर रहा हूं, मैं नीचे से शुरू नहीं कर रहा चीजें, ठीक है ना? सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बताएं। एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू बताना बच्चे। 12000। फिर क्या है? 3000। प्रॉफिट एंड लॉस लिख दूं? अब जरा यहां देखो, यहां तो कुछ नहीं, नीचे छूट गया कुछ? नहीं सर, सब कुछ हो गया। यहां बताएं। हाँ जी 41। कोई 31 बोल रहा है। ठीक है यहाँ तक? अरे ठीक है। अब क्या लिखते थे बच्चे, में भूल गया। एसेट्स। प्लीज अंग्रेजी वाला नाम याद करें, फिर शॉर्ट फॉर्म अपना आप याद हो जाएगी, ठीक है? एसेट्स शॉर्ट फॉर्म भी जरूर लिखेंगे, ASP, ठीक है? मैं लिख रहा हूं यहां पे, थोड़ा इधर लिख दूं बच्चों, अगर आपकी इजाजत है तो इधर लिख दूं हल्का सा। एसेट्स, उसके नीचे लिखें कौन से एसेट्स थे जो स्पेसिफिकली प्लेज थे, नीचे लिखें लीज होल्ड प्रॉपर्टी। किस लायबिलिटी के प्रति प्लेज थे? उन एसेट्स की एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू कितनी है? 2,18,000। कोई शक इसमें तो मुझे बताओ, कोई शक? इन लायबिलिटी की पेबल वैल्यू कितनी है? सर बैंक ओडी दिख रहा है बैलेंस शीट में, सरप्लस बच गया ना, पैसा भरपूर है हमारे पास, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, सीधा आउटर कॉलम में बताएं। हाँ जी, किसी को कोई शक इसमें बताओ? अगर डेफिशिएंसी आता तो यहीं पे एक कॉलम बन जाता डेफिशिएंसी का, ठीक है? डन। डब्बे बंद मत करना बच्चों, टोटल बता दो। यानी हमारा अंदाजा है डिसोल्यूशन में भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हमने। हाँ जी, जितना लायबिलिटी थी उससे ज्यादा हमने सबसे रियलाइज। हाँ भाई ये मैकबुक है, हाँ ये मतलब ये मैकबुक है, 50,000 में बेच दूंगा मैं, और मेरे नुक्कड़ में उधार चल रहा है, मैंने कोका कोला पिया था 30,000 रुपए का, तो 50,000 का ये मैकबुक बेच दूंगा, 30,000 की कोका कोला का उधार चुका दूंगा, 20,000 जो सरप्लस बचेगा उसकी ऐश करूंगा, ये है वो 20,000 रुपए। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है ना? चलिए ये बताएं कितना आ गया? 5 लाख। और अब ये लाइन ना लिखोगे तो भी आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट बोलता है लिखना पड़ेगा, जो धूम मचाई उसकी समरी लिखनी पड़ेगी। इधर सुन रहे हो तुम? समरी में डबल एम आता है क्या बच्चों? एक आता है तो ठीक है, देख लो सही लिखी है। चलिए समरी, आइए बच्चों समरी में मैंने बोला था एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड की वैल्यू वो पता लगेगी कहां से? वो पता लगेगी कहां से? 3,41,000 रुपीज। सर ये चैप्टर तो बड़ा आसान है। फिर बताओ एसेट्स स्पेसिफिक, अरे एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड 2 लाख, ये वाली वैल्यू ले रहे हो ना आप? ऐसे बच्चों इसका टोटल भी कर दिया करो प्लीज, जो मैंने किया ना अभी ये। 5 लाख। चलिए इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसको हम कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसको हम कहीं लेके नहीं जाएंगे। चलिए फिर फॉर्मेट आगे बढ़ेगा।
बुक वैल्यू लायबिलिटी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुन रहे हो तुम? मैं लिख देता हूं, अच्छा लगता है मुझे। बस यहीं तक लाइन खींचना अगर खींचनी भी है तुम्हें तो। चलिए आइए, हाँ जी, किन का भुगतान? पेमेंट टू लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आइए अंडरलाइन करें प्लीज इसको, प्लीज मेरे बच्चों, और लिखें वो कौन सी लायबिलिटी थी जो फिक्स चार्ज के प्रति सिक्योर्ड थी। याद करो, बैंक ओडी, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 54,000। यस और नो? ठीक है, चलिए यहां पे क्या लिखेंगे हम? हमेशा, हमेशा नील लिखेंगे, हमेशा। सुन रहे हो तुम? बैलेंस बताएं। सेम 5,05,000। किसी को शक यहां तक तो मुझे बताओ। अब क्या था बच्चों, जल्दी बताएं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अंडरलाइन करें। और यहां पे तो वो नीचे खुद बता रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं। ये क्वेश्चन आसान है इसलिए वो बता रहा है, वरना वो एग्जांपल देगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का नाम लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं वापस से नाम वही लिख रहा हूं। ठीक है, तो कुछ और नाम तो है ही नहीं ना। उनकी बुक वैल्यू कितनी बता रहा है वो? 3,000। ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है। चलिए बैलेंस बताएं। 5 लाख 2,000 रुपये बचे हमारे पास। अब क्या था बच्चे, में भूल गया। पेमेंट टू लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, अंडरलाइन करें प्लीज, प्लीज अंडरलाइन करें। और लिखेंगे इसके अंदर कौन सी लायबिलिटी थी जो फ्लोटिंग चार्ज वाली थी बच्चों। हमारे इंडिया में डिबेंचर्स ही होते हैं, वैसे ना भी लिखा होता तो डिबेंचर्स को बाय डिफॉल्ट यही मानता हूं। ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज वाले होते हैं डिबेंचर्स। कितनी है डिबेंचर्स देखें जरा बैलेंस शीट में। 1,50,000 है ना। बैलेंस कितना आ रहा है? 3,52 आ रहा है बच्चों, देखो। ठीक है बच्चों, मैं फिर भूल गया। पेमेंट टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है कोई? सर क्रेडिटर्स दिख रहे हैं। इनकी बुक वैल्यू बताएं। इसमें इंक्लूडेड नहीं था वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ठीक है ना, तो गेम मत खेलना। सुन रहे हो तुम? चलिए बताएं बैलेंस। ठीक है, आइए, भूल गया बच्चों, फिर से मैं लिखें। नहीं है शायद गिवन, लेकिन फिर भी लिखें। ठीक है, पेपर में ना गिवन हो तो इग्नोर कर सकते हैं। बैलेंस। ठीक है, फिर भूल गया बच्चों में। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। हालांकि इस क्वेश्चन में तो दम नहीं है, तो हमें 240 ही दिख रहा है। ठीक है,
बताओ मैं पेड इक्विटी शेयर कैपिटल का कैसे निकलता है बाद में? 2 लाख बताएं, सरप्लस या डेफिसिट? हाँ जी, 12 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आया होगा उस जमाने में। ये हमारे सिलेबस में अगर आएगा तो या तो 16 नंबर एग्जिस्ट करेगा इस क्वेश्चन के, या 8 नंबर एग्जिस्ट करेंगे। सुन रहे हो तुम? आइए, अब तुम्हारे अंदर जोश आ गया है कि हाँ सर हम इसका फॉर्मेट रट चुके हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मेट रटाने के लिए था आपको, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं था। 1992 में अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाता तो तुम कर लोगे? बताओ, ठीक है आगे बढ़े? अरे बढ़ जाए आगे, जल्दी बताएं। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें धूम मची हो, मतलब जितना कंसंट्रेशन होगा आपका सिर्फ स्क्रीन पे होगा और बुक पे होगा। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन कर लिया तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का इससे टफ क्वेश्चन मैं गारंटी बोल दूंगा नहीं बन सकता, इससे टफ नहीं बन सकता। और ये टफ भी नहीं है, इसमें हमें ढंग से चीजें देखनी पड़ेंगी सारी। स्टार्ट करें? आइए बच्चों, फाइनल का क्वेश्चन है बच्चों, ये फाइनल का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। The following particulars were extracted from the books of Going Company Limited on 31st March 2017. On which date a winding up order was made? क्या धूम मची जरा देखें। क्वेश्चन कह रहे हैं आगे आगे। अच्छा बच्चों, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है क्वेश्चन में, क्या ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है? देखना जरा। और अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो, उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? बैलेंस शीट। यानी कि आपको इशारा काफी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि सर इसमें आप धूम मचाओगे हमसे आप बैलेंस शीट भी बनवाओगे? वो बनानी ही पड़ेगी बच्चों। जब कभी भी क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्म में ना हो लिक्विडेशन चैप्टर में, तो आपको प्लीज बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन मैं लिख के आपको बोल सकता हूँ कि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट गिवन होगी, मैं लिख के बोल सकता हूँ। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन फिर भी इसका क्या भरोसा बच्चों, किसी टीचर पे बिलीव मत किया करो आप लोग। डन? तो हम स्टार्ट करेंगे करना ये भी। चलिए, हमें देख रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले तसल्ली से रीड कर रहे हैं, पूरा टाइम दे दो इस क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मिला सब बच्चों को? 1 लाख रुपया आउटर कॉलम में लिखा है, और अंदर ही क्या लिखा हुआ है? 5 कॉल्ड अप। उसमें क्या लिख रखा है? कॉल्स इन एरियर 6,000 रुपीज। और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना बता रहा है? तुम्हें मिल ही नहीं रहा, शायद मिल गया। एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस कॉल्स इन एरियर्स कितना बता रहा है? 5,000। सर यानी कि जब बैलेंस शीट में जब मैं लिखूंगा उसमें तो कॉल्स इन एरियर्स 6,000 ही लिखूंगा ना। एस्टिमेशन वाली वैल्यू बैलेंस शीट में थोड़ा ना आती है कभी जिंदगी में। हमने कभी लिखी है एस्टिमेशन वाली वैल्यू? नहीं है। लेकिन सर ये एस्टिमेशन वाली वैल्यू 5,000 वैल्यू कहाँ आएगी? जल्दी बताएं। जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एसेट्स लिखूंगा, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा ना कॉल्स इन एरियर्स, उसमें कौन सी वैल्यू लिखूंगा आप बताएं? एस्टिमेटेड वैल्यू। लेकिन जब बैलेंस शीट में बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से आपको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें तो मैं नॉर्मल वैल्यू ही लिखूंगा। हाँ निश्चय, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बात काटी। अरे थोड़ी सी अंग्रेजी एक बार देख ला। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस मतलब 5,000 रुपए मिल जाएंगे इन कॉल्स इन एरिया से, ठीक है। हमें लगता है कि वो जो 6,000 की गद्दारी लोगों ने करी है उसमें से 5,000 तो हमें बच्चे मिल जाएंगे। एस्टिमेशन है हमारा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर आगे बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20,000 शेयर्स हैं, 2 लाख के, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। फिर डिबेंचर्स बता रहा है, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? ब्रैकेट तो बना नहीं रहा लेकिन वो बकायदा लिख रहा है सिक्योर्ड बाय फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज। सर ये फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज क्या, बाद में देख लेंगे। एक्चुअली फ्लोटिंग चार्ज में भी ना कुछ कैटेगरी बना देते हैं ये लोग कि पहले इनका होगा फिर इनका होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज बोल रहे हैं। फिर वो बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय सेकंड फ्लोटिंग चार्ज, कितने रुपए के? 15,000। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अच्छा सिक्योर्ड ऑल, यानी कि मतलब सर ये फिक्स्ड वाली है, ये जो क्रेडिटर है ये फुल्ली सिक्योर्ड है और ये फिक्स्ड वाले क्रेडिटर है, यानी कि इनके प्रति जो इन्वेस्टमेंट रखी गई होगी हमारे पास वो कौन सी वाली कैटेगरी में जाएगी? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड वाले में, ठीक है। बाद में और देख लेंगे, अभी सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, अंदाजन लगा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, फिर डिटेल में भी समझेंगे हम। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चे, ठीक है। फिर आगे वो बोल रहा है पार्टली पेड सिक्योरिटी क्रेडिटर्स भी हैं, लेकिन इन पे भी सिक्योरिटी किसकी दे रखी है? इन्वेस्टमेंट की। सर दो लाइबिलिटी की सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट पे ही दे रखी है। बच्चों गारंटी बोलता हूं इस क्वेश्चन में 2 इन्वेस्टमेंट होगी, पक्का होगी 2 इन्वेस्टमेंट। सुन रहे हो तुम मेरी बात?
चलो सर देख लेंगे। यानी कि सर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो भी इन्वेस्टमेंट के प्रति सिक्योर्ड है। फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो एसेट है हमारा विद फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो जरा बच्चों, मिल गया ना। इन्वेस्टमेंट ये वाली कौन सी दे रखी है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर वाली दे रखी है, और फिर उसके नीचे देखो इन्वेस्टमेंट वाली कौन सी दे रखी है, दे रखा है दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड में चला जाएगा, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। फिर एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज वैल्यू भी दे रखी है। फिर राइट साइड में आए आउटस्टैंडिंग रेट्स एंड टैक्सेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे शायद मेरे ख्याल में, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे बच्चों मेरे ख्याल में। बिल्स पेबल क्रेडिटर है, बिल रिसीवेबल है, डेटर है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कितना पढ़ेंगे क्वेश्चन, हम थक जाएंगे ना। तो फिर पहले क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट। हम पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को हम जैसे करा करते थे वैसे करेंगे। आप अगर बैलेंस शीट बना लेंगे तो ये फाइनल लेवल का भी क्वेश्चन आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। चलिए शुरू करें बच्चों, फाइनल का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, फाइनल का। हाँ आइए हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बैलेंस शीट। कुछ क्या हो गया, चलिए हाँ ठीक है। सर बैलेंस शीट क्या हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे? मेरे बच्चे एक्चुअली क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट आएगी ना वो इसी फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट देना न्यू फॉर्मेट में, तो वो इसी फॉर्मेट में आएगी। तो और ये तो हम रफ वर्क कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं बैलेंस शीट बनाना, तो हम बना सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ कौन सी साइड होती है, स्टार्ट करो। बड़ी सी बनेगी बच्चों बैलेंस शीट। मुझे स्पेशियस बैलेंस शीट चाहिए बच्चों, एक एक ट्रांजैक्शन अच्छे से रिकॉर्ड करनी है इसमें हमें, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है। तो चलिए लाइब्रेरी साइड से शुरू करूं, पढ़ो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल वो बता रहा है 1 लाख के लेस, ऐसे लिखते थे, याद करो बचपन गली के बच्चे जब पतंगे उड़ाया करते थे, याद है। कॉल्सिन एरियस कितना है बच्चों, कितना होता है ये, कोई शक इसमें, ठीक है बच्चे आगे बढ़े। मुझसे पूछने मुझे भी आता है कभी कभार, पता है। हाँ जी बताएं, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बताइए, क्या बोल रहे थे आप? अरे सिंचाई ये नहीं आता मुझे, ठीक है। आइए फिर वो बोल रहे हैं क्या, प्रेफरेंशियल कैपिटल। बच्चों जब ना तुमसे मैं मिला था ना पहली बार, तो तुम में एक जोश दिखा था कि हाँ यार पढ़ते रहे, आज नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन कर लिया पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए ठीक है, ठीक है बच्चों। अरे तुम रिजल्ट की चिंता कर रहे हो सर? अरे मैंने रामायण में एक डायलॉग सुना था कि परिणाम की चिंता वीर नहीं कायर किया करते हैं, सुन रहे हो तुम? तो तुम तो सुन रहे हो ना, तो रिजल्ट की चिंता मत करो तुम लोग, जो आएगा वो देखा जाएगा। आइए लिखें नहीं ठीक है। लव कुश थे, वो झगड़ा कर रहे थे राम जी से, तो लव कुश ने बोला था कि लव कुश को नहीं पता था ये कौन है हमारे, तो उनके जो एम्प्लॉइज थे राम जी के, उन्होंने बोला था आप किससे लड़ रहे हो, आपको पता है? बोला हमें कोई मतलब नहीं, हमें लड़ना है बस, परिणाम की चिंता वीर नहीं कायर किया गया। तो तुम लड़ो बच्चों, ठीक है ना, आईसीआई इंस्टीट्यूट से लड़ो, आ जाओ। 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल 2 लाख बस। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वादा लास्ट क्वेश्चन बस। 5% डिबेंचर्स, फर्स्ट बच्चों हेल्प कर दो मेरी, मुझे एक तो दिखता नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। 1.5 लाख है बच्चों, देखो जरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय सेकेंड फ्लोटिंग चार्ज वाले, है ना। ये कितने दिख रहे हैं बच्चों, 15,000।
फिर बोल रहे हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर ब्रैकेट में लिख दें इन्वेस्टमेंट के प्रति ना, ये है 30,000, ठीक है। फिर है वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, और ये भी इन्वेस्टमेंट के ही प्रति हैं बच्चों। यानी दोनों के दोनों फिक्स्ड वाले लायबिलिटी हैं, ये फिक्स्ड वाली है ना बच्चों, इन्वेस्टमेंट के प्रति है ना लायबिलिटी सेफ, तो फिक्स्ड वाली लायबिलिटी है। फिर आगे वो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, बच्चों इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है, तो लिख दूं, कॉपी कर लिया निश्चल बच्चे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट साइड में लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है ये कौन सी है, विद किसके साथ है, फुल्ली सिक्योर्ड वाली है ना, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर वाली। अब सुने, ब्रैकेट ओपन करें नीचे इसके और जरा पढ़ें इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, ये पढ़ें एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू 35। थोड़ा सा ना अलाइनमेंट उन्होंने अजीब सा रखा इसलिए आप शायद देख नहीं पा रहे। एस्टिमेटेड टू रियलाइज कितना दिख रहा है, तो प्लीज एस्टिमेटेड वैल्यू में ब्रैकेट में लिखूंगा आपसे। हाँ थोड़ा ना उनका अलाइनमेंट खराब है बच्चे, नहीं पता ना, उनका अलाइनमेंट खराब है थोड़ा सा। वो कह रहे हैं विथ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिट है ना 40,000 और एस्टिमेटेड टू रियलाइज कितना है 35,000, ठीक है। अलाइनमेंट खराब है, पेपर में आपको अच्छा आएगा अलाइनमेंट लिखा हुआ, यहां तक ठीक है। फिर वो कहते हैं एक और इन्वेस्टमेंट है आपके पास, और ये सिक्योर्ड है किससे, पार्टली सिक्योर्ड वाले क्रेडिटर से है ना। एस्टिमेटेड वैल्यू बताएं पहले मुझे, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 10,000, लेकिन मैं आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा, कोई शक इन दोनों इन्वेस्टमेंट में, दोनों ही एसेट स्पेसिफिकली प्लेज में ही जाएंगे, दोनों ही एसेट स्पेसिफिकली प्लेज वाले में ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर ये भी हो गया, और तो कुछ नहीं बोल रहा बच्चों, लेफ्ट साइड में नहीं ना, राइट साइड पे आ जाओ। आउटस्टैंडिंग आपको पता है लायबिलिटी होती है, बच्चों मैं भूल रहा हूं, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाना चाहिए ना बच्चों इन लोग को। हाँ सर हमें याद है, लगा ना, याद है ना, ये एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने आपको, याद है बच्चों। बिल्स पेबल, ठीक है। फिर क्या है, ये तो एसेट होता है, बोलो ठीक है ना, एसेट होता है ये है कितने का बच्चों, 12,000। अब आओ डेटर वाला पॉइंट समझने वाला, एक मिनट इधर आ जाए प्लीज। सारे बच्चों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर लिया, आए। डेटर्स मुझे टोटल बताएं, टोटल बताएं, बैड डेट इंक्लूड करके बताएं, टोटल सब कुछ मिला के। गुड है कुछ डाउटफुल है, और कुछ 6,000 के भी और हैं, है ना बच्चों, बैड है वो। यानी टोटल कितने बताओ, 13 + 7 + 6 लिखो आउटर कॉलम में। इनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू में यहां लिखूंगा, सुन रहे हो तुम सर, वो कितनी है, मेरे साथ दिमाग लगाना बच्चों, कोशिश करो। गुड डेटर कितने दिख रहे हैं आपको, 13,000 के, और डाउटफुल जो 7,000 है उसमें बकायदा लिखा हुआ है क्या, कितना एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है, यानी 7,000 का आधा कितना होता है, यानी कि 13 + 3,500 करना, भाई इससे ज्यादा मिल नहीं सकता, क्योंकि बकायदा अगले में तो क्या लिखा है, वो तो बैड है। यानी कि एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है, 16,500। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिल डिस्काउंटेड 30,000 रुपए, लाइकली टू बी पेड 10,000 रुपए। मान जाऊंगा जो बच्चा बता देगा इस आइटम को मुझे कहां लिखना है। ठीक है सर, हम जीनियस हैं, जीनियस। हाँ बच्चों आओ, हम लिखेंगे इसे कहां पे, नोट्स टू अकाउंट्स में। याद है ना बचपन में सीखा था, गली के बच्चे जब पतंगे उड़ाते थे। हम लिखेंगे इसे पॉइंट, एक पॉइंट के रूप में क्या, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। सुन रहे हो तुम? इनकी बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 30,000, जबकि हमें चुकाना कितना पड़ सकता है, जल्दी बताएं। लाइकली टू बी पेड कितना लिखा है, याद रखोगे? सुन रहे हो तुम? ठीक है। नेक्स्ट कंटीजेंट, तो खुद ही बता दिया इसने। कंटीजेंट लायबिलिटी भी खुद बता रहे ना बच्चों। 15,000 की है, कितना पे करना पड़ सकता है? 7,000। फिर क्या बता रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। ऊपर आ जाओ, एसेट साइड में आ जाओ बच्चों, बोलो। ठीक है, आइए लैंड एंड बिल्डिंग। वो बोल रहा है 1,00,000। रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है एस्टिमेटेड? 1,00,000। ठीक है। फिर वो बोल रहा है क्या, स्टॉक 60,000, 40,000। मशीनरी सिर्फ 2,000 ही है ना, वही बिकेगा, वही होगा। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट मैच करो, मैच नहीं हो रही होगी, जल्दी मैच करो, कितने का डिफरेंस आ रहा है। लॉस आएगा बच्चों, यानी इस साल हमें थोड़ा सा लॉस हुआ होगा, जो हमने फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में लिखा होगा। जल्दी बताएं कितना आ रहा है पीएनएल। अभी नीचे भी एक लाइन पढ़नी है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है हमारी। 3,91,800। एक बच्चा और बताएं प्लीज, क्या पता यही हो। कहाँ खोया रहता है आज, क्या हो गया, कहाँ दिख रहा है? तो क्या हो गया, छोड़ ना, हटा। अरे छोड़, बिना कैलकुलेटर करेंगे आज कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन। अरे बताओ यही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है आपका? 3798। ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ। फिर अब पक्का ना बच्चों, कुछ छूटा तो नहीं ना हमसे? चलिए अब आइए नीचे एक लाइन पढ़े, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सर ये डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है, ये तो आपने सिखाया नहीं, अभी नहीं सिखाया ना, तो छोड़ दो अभी। नो जर्नल एंट्री, अब यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। नो जर्नल एंट्री फॉर रेंट पेबल 2500 वॉज मेड सो फार। अभी तक हमने रेंट पेबल नाम की एक लायबिलिटी थी जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी। अब बच्चों मैं बैलेंस शीट तो क्लोज कर चुका, वो तो क्लोज होनी थी क्योंकि उसमें तो वो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मुझे उसे कहाँ लिखना पड़ेगा, जल्दी बताएं। रेंट पेबल के नाम से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से भी लिख सकते हैं आप। कितना है बच्चों? लास्ट लाइन पढ़े, लास्ट लाइन पढ़े। मिला 2500 रुपये मिला आपको, सिंचाई मिल गया, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनसिक्योर्ड होती है बच्चों ये भी सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूं मैं कि नहीं बढ़ सकता? बैलेंस शीट बना ली, क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है, अब हमें इसका आंसर करना है। बनाए फटाफट से क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक झूठ बोला बच्चों मैंने आपसे, ये फाइनल में नहीं आया था क्वेश्चन। फाइनल में जो क्वेश्चन आया था वो नीचे वाला क्वेश्चन है, और तुम अब बता दो मुझे देख के, क्या तुम वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे?
नीचे वाला क्वेश्चन आईसीडब्ल्यूए फाइनल में आया हुआ है 1990-91 में, और बैलेंस शीट भी देख रहे हो तुम, खुद ही बता के दे रहा है बैलेंस शीट भी। हमने तो इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाई है, तो बताओ फाइनल का क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम? कर सकते हो ना, इसमें तो बैलेंस शीट भी हमने खुद बनाई है, उसमें तो बनी बनाई है गिवन बैलेंस शीट। तो चलिए, तो आइए अब हम बना रहे हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बच्चों क्या लिखते थे, मैं भूल गया। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली, इसको क्या बोलते थे बच्चों, मैं भूल गया, क्योंकि हमने खुद ही बैलेंस शीट बनाई है तो हम लिखना शुरू कर देते हैं नाम, है ना। कौन से एसेट थे बताओ, आइए। क्या इन्वेस्टमेंट वाला होगा? नहीं सर, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी सारी तो हो रहे हैं ना ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलिए, तो बी आर लिखेंगे, डेटर लिखेंगे। बी आर की कौन सी वैल्यू लिखेंगे सर? ए की वैल्यू। डेटर की कौन सी वैल्यू लिखेंगे? 16। बी आर बताएं कितना था? डेटर बताएं कितना था? 16,500। और देखिए, और कोई एसेट है सर? ये है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, स्टॉक है 40,000, अरे सो गए क्या तुम? लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 1 लाख। स्टॉक कितना था बच्चों? और देखो, कैश भी था मेरे ख्याल में। भूल गए थे ना, है ना। भूलता है बच्चों ये वाला पॉइंट। तो कॉल्स इन एरियाज कभी मत भूलना। तो बोलो सर कसम खाते हैं, बोलो जल्दी, अरे बोलो जल्दी से, कसम खाते हैं, बोल कसम खाते हैं कि कॉल्स इन एरियाज हम हमेशा लिखेंगे यहाँ पे, सुन रहे हो तुम? अच्छा बच्चों, कौन सी वैल्यू लिखूं? 5,000 लिखूं या 6,000 लिखूं? तुम्हें ट्यूशन लगाने के लिए बोला किसने? चलिए, आउटर कॉलम बताएं। ठीक है, फिर क्या लिखते थे बच्चों? एसेट्स सर, हम व्हाट्सएप के ज़माने के बच्चे हैं, हमें सब पता है, हम एक ही बारी में याद कर लेते हैं सारी चीज़ें। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ठीक है बच्चों, तुमने व्हाट्सएप बचपन से देखा था? देखा 97 बॉर्न तो 9 से देख रहे हैं, बताओ। हम मैसेजेस करते रहे तब मैसेजेस का पैक आता था बच्चों, ठीक है। आइए, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, कौन कौन से एसेट्स हैं? अच्छा, वैसे लिखना था ना बच्चों, हम भूल गए। चलिए, एसेट्स, थोड़ा स्पेस छोड़िएगा, अच्छा। लायबिलिटीज, ERV, पेबल, बाकी देखेंगे डेफिशिएंसी आ रही है क्या आ रहा है। एसेट्स, 2 प्रकार के एसेट्स थे शायद, एक इन्वेस्टमेंट था और वो कौन से वाली लायबिलिटी के साथ सिक्योर्ड था बच्चों? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर ना, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट, प्लीज थोड़ा सा लिखें पूरा वर्ड, फुल्ली
सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उस इन्वेस्टमेंट की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू देखो फटाफट से, 35, ठीक है। अब आ जाओ फुल्ली सिक्योर्ड की क्रेडिटर की वैल्यू देखो कितनी है। ओहो सर मजा आ गया, ये सुनो, उस इन्वेस्टमेंट को बेच के मिला कितना, 35, और उसकी लायबिलिटी कितनी चुकाई होगी हमने, सरप्लस बच गया होगा। अरे वाह मजा आ गया सर। आउटर कॉलम में लिख दूं 5000 अगर आपकी इजाजत है तो बता दो। हाँ ठीक है, आगे बताएं। एक और इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सी है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। उस इन्वेस्टमेंट की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 10,000। ओहो पेमेंट कितनी है, 20,000। कितना आ गया, क्या करें, चलो नहीं हो पाई क्या करें। तो सर क्या इसकी पेमेंट कभी भी नहीं हो पाएगी, होएगी, लेकिन अब इसका नंबर ना नीचे लगेगा। नीचे मतलब सर जो अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है ना उसके साथ अब इसका नंबर लगेगा, ठीक है। लगा नहीं, याद रख लेना लेकिन तुम लोग कि सर अनसिक्योर्ड में अब इसका नाम भी आ जाएगा, 10,000 रुपए का भुगतान होगा लेकिन वो नीचे इनका नंबर लगेगा बेचारों, ठीक है। ओहो चलो सर कोई बात नहीं, चलिए समरी अभी लिखता हूं, पहले मैं टोटल कर दूं बच्चे, टोटल बताएं। 1,80,700 रुपए सबका ये आ रहा है। अब पूर्वजों ने एक जिद कर रखी है क्या, अच्छा मेरी गलती है बच्चों, इसका ना टोटल मारना सीख लें, 30, 40, 45 है ना, ये समरी में काम आएगा ना। चलिए समरी में एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज से कितना पैसा आया था जल्दी बताएं। ये रहा वो पैसा 175, 400 था, 700। और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज हमेशा ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं बच्चों, ठीक है। दो देखा कितना आसान है चैप्टर, 16 नंबर का आएगा। अगर हमारे सिलेबस में आ गया ना, हमारे पेपर में आ गया 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बताओ हैं, निश्चित देख रहे हो, ठीक है। हाँ जी बुक वैल्यू, ठीक है, हम बुक वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और ये मेरी मर्जी है, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हाँ बस यहाँ पे लाइन ना खींच दिया करें आप। चलिए बड़े आगे बच्चों, मैं भूल जाता हूँ क्या था, ठीक है, पेमेंट टू लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज। प्लीज नजर इधर ही रखिएगा, शायद दो प्रकार की लायबिलिटी थी जो फिक्स चार्ज से सिक्योर थी, याद है तुम्हें। एक थे क्या, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, उनकी बुक वैल्यू बताएं। 30 थी ना, इनर में लिखें प्लीज, इनर में लिखें। यस और नो, यहाँ कितना लिखें, 20, और यहाँ 20, और अब तुम मत लिखना, अब तुम मत लिखना। और बच्चे यहाँ क्या लिख देते हैं, 30 और 20 कितना होता है, 50। गड़बड़ हो जाएगा, इनको हमेशा क्या आएगी वैल्यू, निल। तो उसकी ट्रिक क्या है बच्चों, सुनिए ध्यान से। आप इसको ऐसे काटेंगे, आपको दिखाई दे, यहाँ भी निल दिखाई देना चाहिए, यहाँ भी निल, कि भविष्य में गलती होने के चांसेस ही ना रहे, ठीक है। डन, हमेशा निल आएगा, हमेशा हमेशा। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, हम गारंटी हमेशा निल। उधर इधर किधर क्या होता है, इधर
अच्छा ये हाँ तभी तो नील लिख रहा है, नील नील काट के लिख रहा है ताकि गलती से आप अमाउंट ना लिख दें यहाँ पे, ठीक है, नील ही लिखना पड़ेगा आपको। चलिए बैलेंस, सर नील कैसे 10,000 बच गया था उसका, बच्चे घबरा रहे होंगे 10,000 बच गया था ना बच्चों, वो बाद में देख लेंगे, अनसिक्योर्ड में आ गया था वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैलेंस बताएं बच्चों। हाँ जी 1,80,700 रुपये। बच्चों मैं फिर भूल गया, पेमेंट टू प्रेफरेंशियल, इसमें भी शायद 2 थे है ना। चलिए सर एक तो आउटस्टैंडिंग रेट्स एंड टैक्सेस था, उनकी बुक वाली बताएं पहले, आउटस्टैंडिंग रेट्स एंड टैक्सेस का। इधर भी 2 लिखें। फिर क्या है बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, हाँ क्या नहीं आएगा, रेंट पेबल ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में रेंट पेबल नहीं होता, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में गवर्नमेंट के ड्यूज आते हैं और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस से संबंधित चीज़ें आती हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, वर्कर्स का पैसा, मतलब गरीब लोगों का ही पैसा आता जाता है। सर सरकार भी गरीब है, हाँ बच्चों ठीक है डन। एक झूठ बोला मैंने आपसे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए तकरीबन आधा घंटा लगेगा जानने के लिए कि कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं, वो अगले अध्याय में जानेंगे, अभी हम नहीं जानेंगे। सिलेबस ही ऐसा कोट किया गया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थ्योरेटिकल पार्ट में भी आ जाता है, कौन कौन से होते हैं लिख के दिखाऊँ, और पहचानने को भी आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पहचानने। तो अभी मैंने आपसे सिर्फ एक झूठ बोला, 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे ना, याद है मैंने जानबूझ के लिखवाए थे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज होता है और आउटस्टैंडिंग टैक्सेस होते हैं। रियलिटी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आधा घंटा लग जाएगा कम से कम, बढ़िया करके। उसके भी एक सीक्वेंस है, उसका भी एक नाम याद करने हमें कि कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं, भविष्य में जानेंगे, अभी सोच रहे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमें गिवन होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें गिवन है डायरेक्टली, ठीक है। चलिए वो देखेंगे बाद में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकालने के लिए अलग से जब क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकाल दो, बाहर में गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कि कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इनमें से छांट के दो, बहुत आसान है निकालना, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। अभी फिलहाल सोचो कि हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है बच्चों। कितना आता है टोटल, नहीं ये कितना आता है 6,000। अब बैलेंस बताएं। 1 कैसे आ सकता है, सिंचन माइनस हो रहा है ना, 170 ठीक है। मैं फिर भूल गया बच्चों, ठीक है। पेमेंट टू किनको करने, पेमेंट सो गए तुम, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज में जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक तो डिवेंचर्स है ना, पूरा नाम लिखेंगे आप डिवेंचर्स का, 5% डिवेंचर्स कितने की इनकी जरा देखना, पैसे की चिंता मत करना तुम लोग कि सर पैसे है ही नहीं आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, ठीक है ना, झगड़ा मत करना मेरे से। चलिए और बताओ, और बैंक ओडी है ना, कितने का दिख रहा है बच्चों, ठीक है। और कुछ है सर, ये फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, ठीक है सर, खत्म। एंड हाउ मच, 165। ओहो सर ये तो पैसे कम होते जा रहे हैं। बैलेंस 9,700 रुपये, ठीक है बच्चों। मैं फिर भूल गया, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट लिखा गया ज्यादा बेटर रहता है। पेमेंट टू क्या, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज,
पिक्चर अभी बाकी है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का दिख रहा है बच्चों? ठीक है 90 ही है ना पक्का? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? हाँ ऊपर है सर, ठीक है 90। आप लोगों ने तो बैलेंस शीट बना रखी है, ठीक है। और देखें डेफिशिएंसी वाला भी है। एक और है, डेफिशिएंसी नहीं, वेरी गुड यागी जी। रेंट पेबल नीचे था ना, नीचे देखो रेंट पेबल। और अभी रुको, अभी पिक्चर अभी और बाकी है, अभी आएंगे। डेफिशिएंसी की टेंशन मत लें उस वाले की। रेंट पेबल कितना था नीचे आपको लिखवा दे बैलेंस शीट के, याद है? कंटीजेंट लायबिलिटी का भी तो भुगतान करना पड़ सकता है, याद है? 2 कंटीजेंट लायबिलिटी थी, बैलेंस शीट के नीचे लिखी थी शायद, हमने कहीं तो लिखी थी, दिख रहा है? बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, बुक वैल्यू, पेबल वैल्यू, बुक वैल्यू, पेबल वैल्यू, ये तो लिखी थी हमने। चलिए आप लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, सबसे एंड में लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लिखना एंड में, आप लिख सकते हैं बीच में भी। चलिए हाँ जी बताएं। बिल डिस्काउंटेड वाली, ये बुक वाली बताएं इसकी 30, इनकी बुक वैल्यू में तो कुछ ना था, इसको 10 देने, ठीक है। सुने कितना था इसकी बुक वैल्यू? ठीक है, अब सुने प्लीज, अब सुने, जो मैं चाहता हूं वही करेंगे आप। वो जो डेफिशिएंसी वाला बच गया उसे सबसे एंड में लिख लेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक है, जब वो सबसे पहले खड़े थे लाइन में, जब उनको पैसा कम मिला तो वो कब कहाँ जाएंगे मुझे बताओ? सबसे लास्ट में जाएंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड कैटेगरी में भी हम उनका पेमेंट बाद में करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे पहले भाई इन सबको करने थे, पहले छोटे छोटे लोगों का करने थे पेमेंट, फिर बाद में हम तेरा पेमेंट करेंगे। तो अब लिखिए वो डेफिशिएंसी कितनी आई थी हमारी, आप नाम लिख दिया करें, वो जो भी था वो क्रेडिटर का नाम था, कितना था? 10 ना, 10 ही था शायद, 10 बचा था ना, ठीक है। 289, इसकी बुक वैल्यू ना लिखा करें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? ठीक है ठीक है, झगड़ा मत करें, कोई बात नहीं। हाँ जी 189, 800, अरे बोल ही नहीं हो तुम लोग। बच्चों आपको पता कितनी मेहनत लगती है मुझे, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, फिर वापस ऐसे करना पड़ता है। पक्का? 199, कोई बात नहीं बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। बैलेंस ओहो सर ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख देना 1, कोई बात नहीं, नेगेटिव, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। ओहो शिट, सोच रहे हो आप ये सब चीज़, ये सोच है आपके दिमाग की सोच की यार ये तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कौन थे बच्चे में भूल गया? नीचे कुछ बोल रहा है डिविडेंड विविडेंड पेंडिंग है, तो ये 2 लाख है शायद, है ना? ठीक है यहां तक? ओहो ये कितना हो गया? 3,89,800, ठीक है यहां तक? ठीक है। अब कौन थे बच्चों बताएं?
पेमेंट टू पेड अप वैल्यू, या सिर्फ पेड अप वैल्यू भी लिख सकते हैं। मेरे साथ इस पे गेम है ना, ठीक है, इसमें गेम है एक। सुनो, मैं नोट्स में भी लिखवा दूंगा अभी। पता है पेड अप वैल्यू के लिए क्या बोला गया पूर्वजों ने लिक्विडेशन चैप्टर में, कि पेड अप वैल्यू में भी एस्टिमेशन पेड अप वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है। मुझे बताओ बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आपने कितने रुपए लिखे हुए हैं? 1 लाख माइनस कितना, 5000, 6000 लिखा था, कितना था 94 प्लस एस्टिमेशन तो है ना बच्चों कि वो कॉल से एरियस हमें दे देंगे, तो ये भी पेड अप वैल्यू में मिल जाएगा, यानी कितना वो दे देंगे हमें जल्दी बता, एस्टिमेशन बताना सिर्फ 5000 का एस्टिमेशन है सर। बात समझ में आ रही है आपके? लॉजिक है ना इसके पीछे बच्चों, एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहा है सब कुछ। तो हम बोलेंगे कि भैया आपका 94 पेंडिंग था और 5000 रुपए आप हमें और दे देंगे आराम से इजीली। हाँ, तो 94 हो गया था। अच्छा मुझे बता, इस 94 का मतलब क्या होता है? एकदम प्योर ओरिजिनल भाई, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, सुन रहे हो तुम? और पेड अप वैल्यू मतलब होता है जो पैसा वो हमें या तो दे चुके हैं या लिक्विडेशन चैप्टर में माना जाता है कि देने का वादा कर चुके हैं। तो हम मान रहे हैं कि इनसे 5000 और रिकवर हो जाएंगे। तो पेड अप वैल्यू में कितनी बताऊंगा इनकी? एस्टिमेशन पेड अप वैल्यू होती है रियलिटी की। बैलेंस शीट बनाने के लिए तो 6000। आप बस याद रखें, जो भी आप बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लिख चुके हैं वो वैल्यू प्लस जितना भी आपको वादा कर रहे हैं वो देने का वो वैल्यू, क्योंकि एस्टिमेटेड पेड अप वैल्यू ही लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, एक्चुअल पेड अप वैल्यू नहीं लिख सकता। रियलिटी में तो एक्चुअल पेड अप वैल्यू कितनी है? सिर्फ 94,000 रुपीज। रियलिटी में तो 94,000 है ना बच्चों, ये भी हमारा अंदाजा है कि 5000 मिलेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं एस्टिमेटेड पेड अप वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे प्लीज लिख लें वरना भूल जाएंगे। 94,000 प्लस जो भी कॉल्स इन एरियर्स की एस्टिमेटेड वैल्यू है, सुन रहे हो तुम? कितना? 5000 माइनस 6000 माइनस करके 94 आया था। पेड अप वैल्यू जानते हैं आप त्यागी जी? पता है पेड अप वैल्यू मतलब होता है जितना वो हमें दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं बच्चे? 1 लाख मंगाया था हमने उनसे, वो दे कितना चुके हैं? 6000 उन्होंने नहीं दिया, यानी वो दे कितना चुके हैं? ये होती है पेड अप वैल्यू रियलिटी में। लेकिन लिक्विडेशन चैप्टर में माना जाता है कि भाई ये तो है ये पेड अप वैल्यू, प्लस 5000 को और आपको दे देंगे आराम से, ठीक है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्लस 5000 ये सिर्फ लिक्विडेशन चैप्टर के तहत पे है बच्चों की पेड अप वैल्यू। वैसे पेड अप वैल्यू क्या है रियलिटी में? 94,000। आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल चैप्टर किया है भविष्य भूतकाल में? अरे किया नहीं रिडम्पशन प्रेफरेंशियल, उसमें आप और फाइनल अकाउंट भी किया है आपने। फाइनल अकाउंट में डिविडेंड निकालते थे आप इक्विटी शेयर्स पे, किस पे निकालते थे डिविडेंड? पेड अप वैल्यू पे। उस पेड अप वैल्यू को निकालते समय ये एरियस माइनस करते थे ना, तो ये पेड अप वैल्यू होती है रियलिटी में। लेकिन लिक्विडेशन चैप्टर में पेड अप वैल्यू क्या बन जाएगी? ये तो बनेगी प्लस 5000 और बनेगी, सुन रहे हो? तो ठीक है, तो हम किस पे देंगे बच्चों जल्दी बताएं? ठीक है बच्चों, कितना होता है? सरप्लस डेफिसिट। ओहो बच्चों कितना है? 4 सुन रहे हो तुम? 16 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 16 नंबर का। अब आते हैं फाइनल का क्वेश्चन, देखते हैं बैलेंस शीट बनी बनाई है, अब तो सिर्फ एसओए बनाना है। जल्दी देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 2। अरे लास्ट ये था ना, फाइनल का बोला था ना, वादा किया था फाइनल का क्वेश्चन लास्ट में। बस ये लास्ट बच्चे, एक्चुअली ना जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं है ना, वो बच्चे इच्छुक हैं कि वो एक क्वेश्चन कर ले। आइए मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए अपनी जिंदगी के कुछ क्षण और दे दो मेरे को फटाफट से बच्चों, जल्दी आ जाए, बस 15 मिनट में कर लोगे आप ये क्वेश्चन। सुनो फाइनल का क्वेश्चन है, देखो हंसना उन फाइनल वाले बच्चों पे। आइए खत्म हो गया क्वेश्चन, ही खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो ना ऐसे ऐसे किया आपने और क्वेश्चन खत्म। कोई भूख भूख नहीं लगती तुम्हें? मैं अच्छा सुनो, ब्रेक तो है ही नहीं, 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर छुट्टी, आप घर जाओ अपने अपने। 15 मिनट से ज्यादा लगा तो मैं 15 मिनट में हो गया ना तो बाहर चले जाना, चाहे क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉमिस बाहर चले जाना, ठीक है। चलिए
15 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं तो बाहर जा सकते हैं आप। आइए होमवर्क क्यों दे दूं? आइए क्या लिखते रहे बच्चों, भूल गया मैं। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। चलिए मैं पढ़ रहा हूं पूरा क्वेश्चन, फिर आगे देखेंगे फॉर्मेट क्या है। बच्चों हमें क्वेश्चन में इस बार एसेट साइड से शुरू करना चाहता हूं, ऐसे आपकी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी। फैक्ट्री रेंट है, और सॉरी फैक्ट्री शेड है बच्चों 50,000 रुपए। अच्छा ब्रैकेट में कौन सी फिगर लिखी होगी उन्होंने, जरा बता सकते हो? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। और क्योंकि फाइनल का क्वेश्चन है वो नीचे ये बात भी बोलेगा कि जो ब्रैकेट में फिगर लिखे हैं ना हमने वो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू वाले फिगर है, वो बोल देगा नीचे, तुम देख लेना। प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, प्रीमियम एक्सपेंसेस क्या एसेट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या एसेट होता है? आ जाए इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स में कॉल सी एरियस है 5,000। कहीं एस्टिमेशन वैल्यू लिखी है कॉल सी एरियस की? नहीं लिखी ना, यानी ये क्वेश्चन तो और आसान है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है। चलो 11% प्रेफरेंशियल कैपिटल है, डिबेंचर है, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स अदर देन कॉल सी एरियस। ऑब्वियस सी बात है कॉल सी एरियस पे कैसे हम वो कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी फिक्स चार्ज वाली मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा अभी तक, डिबेंचर्स मुझे फ्लोटिंग चार्ज वाले दिख गए। यस और नो? लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक सिक्योर्ड बाय सेकंड चार्ज ऑन स्टॉक एंड फर्स्ट चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर ये क्या है बच्चों? नहीं एक्चुअली हाइपोथेटिकेशन बोल दो, प्लेज बोल लो, मतलब यही होता है कि मैंने वो गिरवी रखवा रखा है, ठीक है। चलिए वैसे रियलिटी में अगर अंग्रेजी में जाएंगे तो मतलब अलग होता है इनका। चलिए तो मैं क्या था बच्चों, लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक सिक्योर्ड बाय सेकंड चार्ज ऑन स्टॉक एंड फर्स्ट चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर इसका क्या मतलब हुआ? पहले प्लांट एंड मशीनरी को बेच के जो पैसा आएगा उससे आईसीआईसी बैंक का लोन पूरा कर देंगे। अगर बाई चांस प्लांट एंड मशीनरी बेचने के बाद भी लोन पूरा नहीं होता तो किस पे देखेंगे? किस पे देखेंगे? स्टॉक पे देखेंगे। लेकिन सर ऊपर जरा पढ़ो, ऊपर वाली लाइन में पढ़ो, स्टॉक तो सर ऑलरेडी ऊपर भी प्लेज था, यस और नो? यानी कि ऊपर अगर बच जाता है स्टॉक तब ही हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। लॉजिकल है, जब धीरे धीरे करेंगे समझ में आ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज में कौन कौन से आए हैं मुझे बताएं। सर एक तो किस किस को छोड़ना है जरा बताएं? स्टॉक को छोड़ना है शायद, है ना? और किसको छोड़ना है? प्लांट एंड मशीनरी को। और शायद किसी को नहीं छोड़ना बच्चों, यस और नो? फैक्ट्री शेड लिख दो, फैक्ट्री शेड लिख दो, पूछ ले मेरे से, पूछ ले, कोई दिक्कत आ रही है? फैक्ट्री शेड लिख दो, कोई दिक्कत ना। सिर्फ दो एसेट्स को छोड़ना है बच्चों, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ उन्होंने बकायदा, सुन रहे हो तुम? अच्छा सर फैक्ट्री शेड कितने का बिकेगा बच्चों? फैक्ट्री शेड जरा बताओ। मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये लिख देता हूं, फैक्ट्री शेड हो गया। प्लांट एंड मशीनरी ले लूं क्या बच्चों? नहीं सर प्लांट एंड मशीनरी तो गिरवी रखवा रखी है आपने, वो थोड़ा नहीं सकते, यहाँ तो फ्री वाले एसेट आते हैं। फर्नीचर ले लूं क्या? अरे इससे मुश्किल क्वेश्चन किया है तुमने अभी अभी। कितना लूं बच्चों? 7,000। सुन रहे हो तुम? और बताओ, और बताओ। इन्वेस्टमेंट ले लूं? कितना है? 18। स्टॉक ले लूं क्या? 1.5 लाख ना? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ले लूं? कैश रह गया क्या वैसे? कैश है बस, है ना? है ना बच्चों? चश्मा छीन लूंगा तेरा। कसम भी खिलवाई थी तुम। एक्चुअली ना तुम सोचते ही बेवकूफ है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, कसम खिलवा रहा है? अरे बेवकूफो मैंने बोला आपको कि पढ़ाई करने से पहले मैंने आपको सिर्फ एक रूल बताया था कि बच्चा बन के ही पढ़ाई होती है। आप मैच्योरिटी के साथ मत बैठा करें यहाँ पे, हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है। एकदम बच्चा बन जाए कि एकदम नल बटे सन्नाटा हो तुम लोग, ठीक है? तो कसम खाओ फटाफट से, बोलो कसम खाते हैं सर। कसम खाते हैं सर। कॉल सी एरियस नहीं भूलेंगे आपसे। खा रहे हो कसम? ठीक है अब मत भूलना तुम, ठीक है? कितना था बच्चों? एक ही वैल्यू थी ना इसमें, तो कोई दम था नहीं। मेरे लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अब, मेरे लिए क्या पता कुछ और नीचे वो बदतमीजी कर सकता है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हमने नीचे का क्वेश्चन कहाँ पढ़ा था बच्चों? नहीं पढ़ा था ना, इसलिए पढ़ लेंगे। वैसे नहीं करेगा वो बदतमीजी, आप घबराए ना, कभी नहीं करेगा। कंटीजेंट लायबिलिटी बता रहा है बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड की कितना?
मिला 22,000 रुपए हमें प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड भी देना है बच्चों इस बार। अच्छा सर मजेदार क्वेश्चन है। तो बिल डिस्काउंटेड कर रखा है हमने कितने का? सर इसकी पेबल वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, आगे देखते हैं, क्वेश्चन जरूर बताएगा। थोड़ी सी अंग्रेजी की भी मिस्टेक है बच्चों इस क्वेश्चन में। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स हैव बीन इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। देखा फाइनल का क्वेश्चन है, वो बताया बोल रहा है कि जो ब्रैकेट्स में फिगर लिखे हैं एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है। 3 years अर्लियर से लेकर लाइन अभी नहीं पढ़नी आपको मेरे बच्चों, क्योंकि इस लाइन में एक अलग कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आप एक काम करें 80,000 तक लाइन मत पढ़ें। 3 years से लेकर 80,000 तक आप लाइन नहीं पढ़ेंगे, वो डेफिशिएंसी अकाउंट में काम आएगी बच्चों आपको, जब डेफिशिएंसी अकाउंट मैंने नहीं सिखाया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। 4,000 आउट ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज प्रेफरेंशियल। वो बोल रहा है भैया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगा 4,500 आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख रहा होगा आपको लाइब्रेरी साइड में 40,000 का, इसके अंदर मिला हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उनका भुगतान आराम से कर लेंगे हम। फिर वो बोल रहा है बिल डिस्काउंटेड आर लाइकली टू बी पेड, करो इसको लाइकली टू बी पेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ऐसे लिख लो 8,000। ठीक है, 8,000 रुपए हमें चुकाने पड़ सकते हैं क्या? वो तो हम देंगे ही देंगे, लिक्विडेशन चैप्टर चल रहा है। फिर आगे कुछ और बोल रहा है बच्चों, पढ़ो। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट अभी हमने नहीं सीखा। ऑन द बेसिस दैट द कंपनी डिसाइडेड टू वॉलंटरी लिक्विडेशन। स्टार्ट करिए बच्चों, चलिए डेफिशिएंसी अकाउंट छोड़ के हम पूरा क्वेश्चन फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए यहां तक हो गया, टोटल बताएं। बस इसमें एक पॉइंट देखने वाला है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड वाले में। मैं यहां लिख रहा हूं, लिखता था ना बच्चों में यहां पे एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, एसेट्स लायबिलिटी गैप छोड़ छोड़ के लिखें, ERV। पहली बार धूम मचने वाली है बच्चों इस फॉर्मेट में, जरा देखना। पहले मुझे बताओ कौन से एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड वाले थे, बताओ। सर एक तो था स्टॉक, ये किस लायबिलिटी के ऊपर प्लेस्ड था बच्चों, ये बता दो। सर क्वेश्चन कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर प्लेस्ड था, है ना बच्चों? बोल ही नहीं रहे तुम लोग। और सर एक बात बता देता हूं एक्स्ट्रा, हमने आगे जब क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें पता चला था कि ये स्टॉक में से अगर कुछ पैसा बच जाएगा एक्स्ट्रा तो फिर उस पैसे को भी हमें कहां यूटिलाइज कर लेना है, जल्दी बताएं। जो लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक हमने ले रखा है, ऐसा बोला था ना उसने कि अगर बच जाएगा तो वहां यूटिलाइज कर लेना। तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, इसका प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि इस स्टॉक की वैसे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? वैसे 55। तुम मत लिखना बच्चों, प्लीज मत लिखना। कितनी है? मैं बैंक ओडी का इसमें कितना भुगतान कर सकता हूं? बचेगा कि नहीं बचेगा? 15 बच जाएगा। इस 15 से सर आईसीआईसी बैंक का भुगतान कर देना अगर जरूरत पड़ रही है तो। बात समझ में आई? अदरवाइज मैं पिछले क्वेश्चन में इस 15 को कहां डाल देता था? सरप्लस में डाल देता था। लेकिन अभी आप मत लिखेंगे, कुछ में लिखेंगे आप। अब जरा चेक करें आईसीआईसी लोन कितने का है और वो कौन से एसेट के प्रति प्लेज्ड है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बिकेगी कितने में? मुझे माफी देना, इतना सोचना पड़ रहा है हम सबको इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि सिर्फ 15,000 की एग्जैक्ट कमी आ रही है, सुनो। तो मतलब यहां से वो कमी पूरी हो सकती है। बात समझ में आ रही है आपके? तो अब इसको लिखना कैसे, ध्यान से सुनिए, लिखना कैसे? अलग अलग स्टाइल है प्रेजेंटेशन का। मैं बोलता हूं आप ऐसे लिखें, इधर आए। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 40 लिखें प्लीज, कोई गलती नहीं करवा रहा, आप लिखें 40। फिर बताएं और कौन सा था? प्लांट एंड आईसीआईसीआई का लोन था ना बच्चों, बोलो बोलो। इस प्लांट एंड मशीनरी के एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी, जल्दी बताएं। ठीक है, 85,000 में ये प्लांट एंड मशीनरी बिक जाएगी। पेबल कितना होगा जल्दी बताएं? अभी फिलहाल 85, फिर दोबारा स्टॉक लिखें, फिर दोबारा आईसीआईसी बैंक लिखें और फिर 15 लिख दें और फिर यहां पे कितना लिख दें? अब ठीक है,
मैं आपको बकायदा बोल रहा हूं, इससे अच्छा प्रेजेंटेशन अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम फिलहाल यहीं तक चल के अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डन। आप ऐसे करेंगे ज्यादा बेटर है। तो चलिए, आउटर कॉलम में कुछ जा पाया? कोई डेफिशिएंसी हो पाई? कोई सरप्लस हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए टोटल बताएं। 1,02,40,000 2,40,000। हाँ, इसका ये बताएं। ठीक है, समरी लिखने का काम आता है ना, इसलिए लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए समरी लिखते हैं हम। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड के कितना आया था? 2,40,000। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड से कितना आया था? 1,40,000। ठीक है, 16 नंबर बच्चों, कुछ है दम बता दो, बोलो। सर 16 नंबर में तो डेफिशिएंसी अकाउंट भी तो पूछ रहा है। अरे डेफिशिएंसी अकाउंट तो एक आंख बंद करेंगे हो जाएगा आपसे। चलिए तसल्ली से भुगतान करते हैं हम। हाँ जी बच्चों, मैं भूल जाता हूँ, आप बताओ ना, बताओ बच्चों। पेमेंट टू सिक्योर्ड बाय सिक्योर्ड लायबिलिटी, है ना? फिक्स्ड चलिए बताएं कौन कौन सी लायबिलिटी थी ऐसी? हाँ, गिरवी रखवाना। हाँ, एक्चुअली ना ये अंग्रेजी वर्ड है, एक है हाइपोथेटिकेशन, एक है प्लेज्ड, और एक और अंग्रेजी वाला वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। ये दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है कि हमने ना गिरवी रखवाई ये चीज़ें। अंग्रेजी में अगर जाएंगे तो हाइपोथेटिकेशन मतलब होता है ये पेन मैंने आपके पास दे दिया, मैंने बोला यार मुझे 1 करोड़ का लोन दे दे और ये पेन तू रख ले, ये पेन मैं जैसे वापस कर लूँ, ले लूंगा जब मैं तेरे को वो लोन चुका दूंगा, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकेशन करवा दिया। तो ये भी गिरवी होता है। प्लेज में मतलब क्या होता है कि मैं आपको देता नहीं हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ, लेकिन एक प्रकार का वो भी गिरवी होता है। ठीक है, गिरवी ही वर्ड है ना। चलिए, हाइपोथेटिकेशन का मतलब है हमने गिरवी रखवा दिया। बच्चों कितने का था बैंक ओडी? पक्का ना? यहाँ पे और क्या था बच्चों? ICICI वाला था ना? रट गया ना फॉर्मेट? बता दो। ठीक है बच्चों, मैं फिर भूल गया। पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और CA फाइनल का क्वेश्चन है तो वो बकायदा अपने मुंह से चीख चीख के बोल रहा है कि भाई साहब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने दिख रहे हैं आपको? 4,000। इनका नाम बता रहा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है, याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000 में से 4,500 प्रेफरेंशियल थे, उसी के अंदर था, और तो कुछ नहीं है। तो सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं हम। हाँ जी, 2,35,500। चलिए फिर क्या था? पेमेंट टू लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। चलो 13%, 75,000। और तो कोई नहीं है शायद? 1,60,000
5 यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आइए फिर क्या था बच्चों? पेमेंट टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। चलिए ढूंढे। एक तो है ट्रेड क्रेडिटर्स, इनकी बुक वैल्यू है 60 है ना बच्चों, और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 35,500, ठीक है ना, 4,500 वहां चला गया था, 35,500। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो बताओ। कहीं तो देखी थी बच्चों मैंने अभी। हाँ, एक तो है बिल डिस्काउंटेड, कितना है ना ना, भुगतान कितना करना है? 15 यहां लिख देना निश्चय, ठीक है। और कोई कंडीशन लायबिलिटी है बच्चों? नहीं सर, वो प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम प्रेफरेंस शेयर वाले भुगतान करेंगे तभी करेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी हमारी एरियाज ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमारी कंडीशन लायबिलिटी होती है वैसे। और तो कुछ नहीं है ना बच्चों? देखो नहीं सर, बाकी लाइन तो आपने छुड़वा दी थी, बताएं। 1,35,000 अब ठीक है ना। 1,03,500 रुपये। बैलेंस बताएं। हाँ जी, पॉजिटिव में ही आ रहा है। चलो सर, बहुत पैसा पड़ा है। अब क्या था बच्चों? बोलो। पेमेंट टू आइए, क्या क्या भुगतान करना है इनको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। एक तो सर इनको करना है, अरे कौन दूसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, 1,00,000 तो ये है ना प्रेफरेंस शेयर, देखो, प्लस डिविडेंड कितना है इनका टोटल। बुक वैल्यू में भी आप 1,22,000 लिख सकते हैं। ये आ गया बैलेंस। ओहो, ठीक है, आगे बताएं। पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर के मुंह पे जितने पैसे फेंक के मारने हमने सर, एक तो हमें दिख रहा है 155, कोई शक किसी को इसमें है ना, प्लस एरियर्स कितना हो गया 160, कोई शक? हाँ, एरिया से बच्चे 5,000, बैलेंस शीट में देखिए 160 के नीचे 5 लिखा हुआ है, मिला? अब ना तुम ना, अरे देखो ना, इसका मतलब बता दे मुझे। तुमने बिल्कुल सही बोला, ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है। 1,55,000 का मतलब होता है पेड अप। सुन रहे हो मेरे बच्चों? 1,55,000 का मतलब होता है पेड अप वैल्यू। लेकिन लिक्विडेशन चैप्टर बोलता है जो उनकी गद्दारी है, वो गद्दारी भी आप ये बिलीव करेंगे कि वो पैसा आपको दे देंगे। तो हाँ, ये तो है लिखा हुआ तो है। कॉल सीरीज यहाँ लिखा था 5,000, याद है? अबे यहाँ देख, स्क्रीन पे देख, ये कसम भी खिलवाई थी। सुन रहे हो तुम? कसम भी तो खिलवाई थी इसमें। ये लॉ बोलता है, मैं थोड़ा ना अपने आप से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ जो लॉ में लिखा है। लॉ में लिखा हुआ है भाई साहब, आप जो जानते हो अब तक ग्रुप 1 में कि पेड अप वैल्यू होती है 155, लेकिन लिक्विडेशन चैप्टर बोलता है कि पेड अप वैल्यू में आप वो वैल्यू भी जोड़ोगे जो उनकी गद्दारी है, लेकिन वो गद्दारी जोड़ोगे जो एस्टिमेशन बेसिस पे है। यहाँ पे तो कुछ बोल नहीं रहा, तो मैं 5,000 का एस्टिमेशन मान दूंगा। जो क्वेश्चन में 1 था, उसमें बता रहा था एस्टिमेशन, तो उसमें मैंने वो वाली मानी थी। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ये मैं नहीं पढ़ा रहा बच्चों, मैं कौन होता हूँ पढ़ाने वाला? ये तो कौन पढ़ा रहा है? लॉ बोल रहा है हमारा। ओह माय गॉड, कितना आ गया ये क्या है?
सुन रहे हो? बात समझ में आई आपको सबको? कोई दिक्कत, कोई कंडीशन लायबिलिटी रह तो नहीं गई बच्चों? 8,000 4,500 सब हो गया था भुगतान। अब सुने, हाँ ठीक है, अब सुने मेरी बात। ये क्या है बच्चों? पता है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, जो बच्चे लेट आते हैं उनके लिए। डेफिशिएंसी, ये जो आई है, ये डेफिशिएंसी हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या इतनी डेफिशिएंसी आएगी? यानी डेफिशिएंसी अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब जवाब देंगे आपके शेयर होल्डर्स, आपके डायरेक्टर्स की क्यों डेफिशिएंसी आ रही है, ये जो इतना नुकसान हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो वो नुकसान के बारे में हम डेफिशिएंसी अकाउंट में चर्चा करेंगे। उस डेफिशिएंसी अकाउंट में हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे लॉसेस हुए थे। ठीक है, तो वो जानने के लिए हमें अगले अध्याय का इंतजार करना पड़ेगा। अब तक हमने जो सीखा वो सिर्फ एक एस्टिमेशन बेसिस पे था। अब डेफिशिएंसी में हम प्रूफ देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वो हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होमवर्क करके लाएंगे दोबारा, तब जाके समझ में आएगा चैप्टर, वरना सब गोल हो जाएगा सब कुछ। डन, चलो बाय बाय बच्चों, जी लो अपनी जिंदगी।